नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में थे, चुनावी दौरे पर थे और उधर प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के दमोह में चुनावी जनसभा कर रही थी। अमित शाह ने भी आज से मध्य प्रदेश के 3 दिनों के चुनावी दौरे की शुरुआत कर दी है। लेकिन बीजेपी के प्रचारक या कहें तो प्रमुख प्रचारक या स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी जी कहां हैं इस चुनाव में, इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। इस सवाल के साथ साथ कई और सवाल हैं कि जो मोदी जी के बारे में पूछे जा रहे हैं, जैसे क्यों पिछले कई दिनों से मोदी चुनावी राज्यों में नहीं दिख रहे हैं? क्या मोदी ने मान लिया है कि बीजेपी हार रही है इसलिए पहले ही उन्होंने मैदान छोड़ दिया है, या फिर मोदी किसी और रणनीति पर काम कर रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि मोदी जी ने बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार में जाना छोड़ दिया है? कर्नाटक की हार के बाद आप याद कीजिए कि आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिखा था कि बीजेपी को हिंदुत्व और मोदी के चेहरे पर जीत अब नहीं मिल सकती है। तो क्या मोदी को अब यह बात समझ आ गई है? क्या आरएसएस के दबाव में मोदी चुनाव से दूर हो गए हैं? ऐसे कई सवाल 5 राज्यों के चुनावों के बीच खड़े हो गए हैं। दरअसल पिछले 10 सालों में मोदी को सैकड़ों चुनावी सभाएं करते हुए देश ने देखा है। मोदी के पास मणिपुर जाने का वक्त हो ना हो, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए उनके पास हमेशा वक्त रहता था। और शायद इसी दम पर बीजेपी कहती भी आई है कि पीएम मोदी 18-18 घंटे काम करते हैं। तो अब मोदी कितने घंटे काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं, ये सवाल भी उठ रहे हैं। नारायण मूर्ति, जानते होंगे आप नाम, नारायण मूर्ति इन्फोसिस के मालिक नारायण मूर्ति ने तो 70 घंटे काम करने की नसीहत देकर मोदी का काम आसान करने की ही कोशिश की थी। लेकिन मोदी खुद ऐसी बात करने के लिए चुनावी मंच पर क्यों नहीं चढ़ रहे हैं? क्या किसी की तपस्या में कोई कमी रह गई जो बीजेपी चुनावी रणनीति बदल रही है, या फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और कांग्रेस की तपस्या के आगे बीजेपी हार का दबाव महसूस कर रही है? क्योंकि कांग्रेस तो इसी अंदाज में अब चुनाव प्रचार कर रही है मानो उसे पता है कि आने वाले 3 दिसंबर का दिन उसके लिए जीत की खबर ही लेकर आएगा। कल राजस्थान में कांग्रेस ने 7 गारंटियां दी थी, आपको याद होगा। उन गारंटियों को हमने रखा था आपके सामने। ये गारंटियां हैं सामने, 7 गारंटी अशोक गहलोत की, और उसमें 7 में देख लीजिए गोबर खरीद से लेकर के और लड़कों को, विद्यार्थियों को लैपटॉप और टैबलेट से होते हुए हर विद्यार्थी के लिए अंग्रेजी मीडियम शिक्षा की गारंटी, 15 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा, ओल्ड पेंशन स्कीम, 1 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर और परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपए सालाना। ये 7 गारंटियां कल ही वहां कांग्रेस ने, यानी कि वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रखी थी। और आज इधर राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर में वादा किया कि कांग्रेस की सरकार आने पर जाति आधारित जनगणना होगी। जंगलों से आदिवासियों द्वारा एकत्र किए गए तेंदुपत्ते, जिसे बीड़ी पत्ता भी कहते हैं, उसकी बिक्री मूल्य 2,500 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा की जाएगी। बोरे में बंद करके, और कितना, तो एक बोरिया की कीमत अब अभी जो 2,500 रुपए है वो 4,000 किया जाएगा। और साथ ही कांग्रेस हिंदी अंग्रेजी के अलावा छत्तीसगढ़ी में भी मुफ्त शिक्षा देगी। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा की बात भी राहुल गांधी ने कही है। राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा है, जरा पहले सुन लेते हैं। भानुप्रतापपुर बस्तर का इलाका है और जंगली इलाका, जंगल का इलाका है, आदिवासियों का गढ़ है, और यही पूरा का पूरा एरिया जो है नक्सल बेल्ट भी कहलाता है। ये छत्तीसगढ़ का दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिण छत्तीसगढ़। और यहां चुनाव है, पहले फेज का 7 तारीख को। राहुल गांधी यहां थे। राहुल गांधी ने यहां 2 सभाएं आज की हैं अलग अलग जगहों पे। उन दोनों सभाओं में क्या बातें हुई हैं वो भी आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन यहां हम कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कर दिया है बड़ा खेल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर चुनाव प्रचार से क्यों दूर हैं, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। पहले राहुल गांधी को सुनिए। और अब हम आपके लिए बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, जिसको हम केजी टू पीजी कहते हैं। केजी टू पीजी में, केजी टू पीजी के वायदे में केजी से लेकर पीजी तक छत्तीसगढ़ के सारे स्कूल और कॉलेजेस में छत्तीसगढ़ की जनता को मुफ्त में शिक्षा मिलेगी। 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा। सरकारी स्कूलों में मुफ्त में आपको शिक्षा मिलेगी। तो देखिए, जो भी हम करते हैं
हम छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए करते हैं। तो ये राहुल गांधी एक छोटा सा हिस्सा आपको सुना रहा था। राहुल गांधी ने आदिवासी और वनवासी के बीच का सियासी खेल भी जनता को यहां समझाया और यह भी बताया कि कैसे अडानी की जेब में मोदी सरकार सारा पैसा डाल रही है और गांव वालों का हक मार रही है। राहुल गांधी ने इसके अलावा यह भी कहा कि हम जो वायदे करते हैं उसे करके दिखाते हैं, पूरा करते हैं। जरा उस बाइट को भी सुन लेते हैं कि यहां राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। हमने पिछली बार कहा था किसान का कर्जा माफ हो जाएगा और कहा कि 1-2 साल में नहीं होगा। पहली कैबिनेट मीटिंग में किसान का आदर करके, उसकी इज्जत रख के हमारा पहला निर्णय, दूसरा नहीं पहला निर्णय, किसान की कर्जा माफी होगी और हमने कर दिया। 19 लाख किसानों को फायदा मिला, 10,000 करोड़ रुपए हमने कर्जा माफ किया। सारे लोग जानते हैं और यही वायदा मैं आपको फिर यहां से कर रहा हूं कि जैसे हमने पिछली बार किया था वैसे ही हम फिर से छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। तो जो वायदा हम करते हैं उसे निभाते हैं, पूरा करते हैं और जैसे हमने पहले वादा किया और उसको निभाया वैसे ही फिर से हम करने जा रहे हैं। किसानों की कर्ज माफी फिर से होगी। छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा कदम यहां राहुल गांधी इसकी घोषणा कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले 2 दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसकी घोषणा कर चुके हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा कदम यह कि KG to PG, यानी कि जब बच्चा पढ़ने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाता है, 2.5 साल का जब वो होता है, उसको KG में भर्ती उसका एडमिशन होता है, वहां से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक इन तमाम बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने की बात भी यहां कांग्रेस कर रही है। तो बहुत सारे वायदे यहां कांग्रेस कर रही है। और उधर प्रियंका गांधी ने भी आज दमोह यानी मध्य प्रदेश से मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि अगर देश का यह सुनहरा दौर चल रहा है तो आप लोगों के घर को क्यों नहीं, उस सुनहरा दौर को घर तक क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं। प्रियंका ने भी जाति आधारित जनगणना, किसानों के लिए समर्थन मूल्य, OPC यानी ओल्ड पेंशन स्कीम OPS और महिलाओं की बेहतरी के योजनाएं जैसे कई वायदे लोगों से किए हैं। प्रियंका ने और क्या कुछ कहा है, जरा इसको भी सुन लेते हैं। आप अपने भविष्य के लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई नहीं लड़ पाएगा आपके लिए। आज हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जहां जहां जाते हैं हर मंच पर हम कहते हैं कि जागरूक बनो, जागरूक बनो। हम लड़ रहे हैं आपके लिए, हम लड़ रहे हैं संविधान के लिए, हम लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, हम लड़ रहे हैं। रोज कह रहे हैं कि इन बड़े बड़े उद्योगपतियों को सारी संपत्ति सौंप रहे हो, जनता को उसके पैसे वापस करो, जनता को, देश को अपनी संपत्ति वापस करो। लेकिन जब तक आप नहीं जागेंगे, जब तक आप लड़ना नहीं सीखेंगे, जब तक आप सवाल नहीं उठाना सीखेंगे, तब तक कुछ नहीं बदल पाएगा बहनों और भाइयों। तो यहां लोगों के अंदर एक उत्साह वर्धन करते हुए, लोगों के अंदर एक जान भरने फूंकने की कोशिश करते हुए यहां प्रियंका गांधी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि लड़ने के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। प्रियंका गांधी ये कह रही हैं। यहां पर राहुल और प्रियंका की बातें आप सुन रहे हैं। प्रियंका गांधी ने और क्या कुछ कहा है, जरा एक बाइट। महिला सशक्तिकरण की बात भी प्रियंका गांधी यहां कर रही हैं। महिलाओं की आवाज बनकर वो मंच से उन्हें पुकार रही हैं। जरा इसको भी सुनिए क्या कुछ कह रही हैं और इस चुनाव में ये सारी बातें जो आप तक हम रख रहे हैं इसके क्या मायने हैं और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को इस चुनाव से अपने आप को दूर कर रखा है, यह भी आज समझने की, इसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो पहले सुनते हैं एक बार और प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं इसी भाषण में, इसी दमोह में। और क्या कुछ मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी और उधर छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी और उसी मध्य प्रदेश में अमित शाह 3 दिनों की यात्रा पर हैं। क्या अमित शाह कुछ कमाल कर पाएंगे? यह भी एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ, क्वेश्चन मार्क के साथ में। सुनिए जरा प्रियंका गांधी को।
तो यहाँ हमारे तमाम वरिष्ठ साथी जो हैं वो स्क्रीन पर लाए जा चुके हैं और प्रियंका गांधी को सुनेंगे हम। तो पहले परिचय ही करवा देता हूँ, जरा गलतियां हो जाती हैं हमारे पीसीआर से कई बार, आप सब जानते ही हैं। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। स्वामी जी आपका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। दीपक जी आपका स्वागत है। अमलेंदु उपाध्याय जी आपका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए राहुल लाल जी। राहुल जी आपका स्वागत करता हूँ। प्रमोद अग्रवाल जी जुड़े हुए हमारे साथ। प्रमोद जी स्वागत करता हूं। प्रशांत टंडन जी अब लौट रहे हैं उधर जयपुर से सीधे दिल्ली की ओर और कार में हैं, कोशिश कर रहे हैं जुड़ने का। उनकी आवाज हम तक आएगी तो जरूर उनको भी जोड़ेंगे और राजस्थान में क्या कुछ चल रहा है उस का भी जायजा लेंगे, जानकारी उनसे लेंगे। प्रशांत जी आपका भी स्वागत करता हूं। एक बार सीधे चलना चाहते हैं हम, प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है जरा उसे सुन लेते हैं। दूसरी बाइट प्रियंका गांधी की मैंने चाहा था कि दिखाई जाए पहले, तो उसको सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये लोग कहते हैं हमने महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया। खूब बड़ा सारी मीडिया ने बताया कि आरक्षण दे दिया, बिल पास हो गई, मोदी जी के बारे में क्या क्या अच्छी बातें की। पता चला ये आरक्षण 10 सालों के लिए लागू ही नहीं होगा। तो सच्चाई कुछ है और इवेंटबाजी कुछ और है। जो आप होर्डिंग्स में देख रहे हैं, जो आप मीडिया में देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, ये आपको बताया जा रहा है कि एक बहुत सुनहरा दौर आ गया है हमारे देश में। तो ये सुनहरा दौर आपके घरों में क्यों नहीं है? ये सुनहरा दौर जो इस देश में फैला हुआ है आपके घरों तक क्यों नहीं पहुंचा? आपके दरवाजों तक क्यों नहीं पहुंचा? आप क्यों जूझ रहे हैं? आप क्यों परेशान हैं? आप क्यों गरीब के गरीब रहे हैं? यहां आज भी पानी की किल्लत क्यों है? यहां से लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? जो आपकी मांगे हैं कि महंगाई से राहत मिले, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, शिक्षा के लिए अच्छी सुविधाएं बने, स्वास्थ्य की सुविधाएं बने, ये पूरी क्यों नहीं हो रही हैं? और क्या बहाना है कि 18 सालों से सरकार में रहे हैं और आज तक ये सब काम नहीं कर पाए? तो यहां आप सुन रहे थे सीधा प्रियंका गांधी ने 18 साल की बीजेपी की सरकार को निशाना साधते हुए तमाम सवाल खड़े किए हैं और प्रियंका गांधी यहां क्या कुछ कह रही थी आप सुन ही रहे थे। तो दोस्तों एक तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बिल्कुल अपने अंदाज में भाषण दे रहे हैं मानो उन्हें चुनाव के नतीजों का एहसास हो चुका है। लेकिन मोदी जी को इस वक्त क्या एहसास हो गया है? क्या उन्हें पता चल गया है कि 3 दिसंबर के बाद मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं? आइए दोस्तों आज न्यूज पॉइंट में इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे कि आखिर चुनाव प्रचार से क्यों दूर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो तो 18 घंटे काम करते रहे हैं और पीएमओ का काम करें ना करें। उधर कतर में क्या कुछ चल रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन में क्या कुछ चल रहा है, या हिंदुस्तान में और क्या कुछ होने वाला है, इसकी चिंता हो ना हो, लेकिन चुनाव की चिंता हमेशा रहती थी, ऐसे चुनावी विश्लेषक कहते आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। अभी चुनाव की चिंता मोदी जी को क्यों नहीं है? आखिर मोदी जी जो दिन में एक दिन में 4-4, 5-5 रैलियां करते थे चुनाव के समय में, अभी 5-5 राज्यों में चुनाव है, वो आखिर गायब कहां है? इससे दूर क्यों है? इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर रविकांत जी भी। रविकांत जी आपका स्वागत करता हूं। प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं। ये आप सबका एक बार फिर से, हमारे तमाम पैनलिस्ट साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी करता हूं जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले इस कार्यक्रम में। वीकेंड है, चुनावी मौसम है, दूसरी तरफ क्रिकेट का मैदान सजा हुआ है और वर्ल्ड कप में मजा कुछ नहीं है। आप लोग समय अपना मत बर्बाद कीजिए, इधर देखा कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देश में पॉलिटिकल चर्चा और उसमें भी पॉलिटिकली अगर आप अपने आप को मजबूत करेंगे तो फिर इस देश को सही दिशा में ले जाएंगे, वरना गलतियां होती रहेंगी और बाद में आप हाथ मलते रहेंगे। बेहतर यही है कि इस पॉलिटिकल चर्चा में इस शाम को न्यूज पॉइंट में आप जुड़िए, अपनी बातें कमेंट बॉक्स में लिखिए और देश में क्या कुछ चल रहा है, देश की सियासत किस दिशा में है, देश का मौसम कैसे, सियासी मौसम कैसे बदल रहा है और धरातल पर क्या कुछ चल रहा है, सब कुछ हमारे साथ साझा कीजिए जो जहां है वहां से, तो अच्छा रहेगा। और इस पर ध्यान दिलाता रहता हूं आप लोगों का। बाकी तो खेल चलता रहता है, खेलते रहिए, खेल को देखते रहिए। यह भी बड़ा खेल, हम लिख भी रहे हैं, देखिए क्या लिख रहे हैं। कांग्रेस ने कर दिया बड़ा खेल, यह क्रिकेट के मैदान से बड़ा खेल है।
चलिए प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपके पास आना चाहता हूं। इस खेल को कैसे देख रहे हैं, कांग्रेस के इस खेल को कैसे देख रहे हैं, और मोदी जी की चुप्पी चुनावी प्रचार से बाहर क्यों है मोदी जी? देखिए राजीव जी, डीपी लाइव का न्यूज पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जितना वहां पे स्पिनर्स की बॉल स्पिन नहीं लेती है और गुगली नहीं होती है, उससे ज्यादा गुगली और स्पिन जो है वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कर रहे हैं। और जो खिलाड़ी हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा है ये लेग ब्रेक का एक्शन है और बॉल जा रही है ऑफ साइड में। तो ये एक प्रकार की स्पिन्स हैं जिनको देखना आवश्यक है। दूसरा, आपने कहा कि मोदी जी की स्ट्रेटेजी क्या है। देखिए मोदी जी की स्ट्रेटेजी यही है जो वो कर रहे हैं। देखिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक मूल सिद्धांत है राजीव जी, वैसे आपके प्रभु श्रोता और दर्शक जानते होंगे, लेकिन एक बार मैनेजमेंट साइंस के बेसिक प्रिंसिपल को रिपीट कर देता हूं। जीवन में अगर कोई भी समस्या आए, अब आपका ऑब्जेक्टिव है उस समस्या को दूर करना और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मान लीजिए आपके पास 4-5 विकल्प हैं, आप कागज पेन लेके बैठे और आपने देखा कि ये विकल्प हैं 1, 2, 3, 4, 5। इन सारे विकल्पों पे आप प्रोज एंड कॉन्स लगाते हैं, बेनिफिट्स लगाते हैं, डिसएडवांटेजेस लगाते हैं और उसके बाद अपना व्यक्तिगत निर्णय लेते हैं कि कौन सा ऑल्टरनेटिव कम से कम नुकसान करेगा, ज्यादा ज्यादा फायदा करेगा। मोदी जी यही कर रहे हैं। देखिए मोदी जी के पास बेसिकली 3 विकल्प हैं। या तो वो युद्ध स्तर पर चुनावी क्षेत्र में उतर जाएं, दूसरा है कि बिल्कुल ना उतरें, और तीसरा ये है कि अपने बजाय वो अमित शाह जी को मैदान पे उतार दें। तो मुझे लगता है कि तीनों ऑल्टरनेटिव में जो सबसे ज्यादा अच्छा ऑल्टरनेटिव मोदी जी को लगता है कि वो मैदान में ना उतरे, जिससे कि बीजेपी का कम से कम नुकसान हो। ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। क्योंकि देखिए जब मोदी जी आते हैं राजीव जी, वास्तविकता में सोचिए, एक अंतर मन से किसी भी आदमी के निगाह से सोचिए, जब लोगों को याद आता है कि किसानों की आमदनी तो दुगनी थी, किसानों की आमदनी तो कम हो गई, जितना उसको अपने उपज का मूल्य मिल रहा है, जिससे जितना फर्टिलाइजर वो पहले खरीद सकता था आज से 10 साल पहले, उससे आधा फर्टिलाइजर खरीद पा रहा है। उसके बच्चों की जो शिक्षा है, नौकरी है, वो बिल्कुल चौपट हो गई है। जिस प्रकार से नोटबंदी में उसके सारे पशुपालन, और पशुपालन में तो राजीव जी आप जानते ही हैं, और ये वास्तविकता है देश की इकोनॉमी की, लोग जो है डेयरी फार्म लगाने से कतरा रहे हैं, गाय पालन करने से कतरा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार का आतंक का माहौल आपने बना दिया है। किसान की जो सबसे बड़ी आमदनी थी वो थी जो बछड़ा पैदा होता है, वो उसकी आमदनी थी, जो ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम थी, उसको आपने खत्म कर दिया। अब एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई गाय को ले जाता है या बछड़े को ले जाता है, आप उसकी लिंचिंग कर देते हैं। और तीसरी चीज राजीव जी और सुनिए, एक नया जो आपको पता ही होगा, एक राजेश शाह नाम के, विजय शाह नाम के व्यक्ति हैं गुजरात के, बैंक ऑफ बड़ौदा से 100 करोड़ रुपए लेके अपनी पत्नी के साथ हिंदुस्तान छोड़ के चले गए। एक और गुजराती भाग गया है। तो मोदी जी के साथ मुश्किल यह है कि जब भी वो चुनाव सभाओं में जाते हैं, जनता को ये सारी चीजें याद आ जाती हैं। देखिए प्रियंका गांधी ने एक बहुत बड़ा मूल मंत्र दिया है राजीव जी, मैं समझता हूं, अगर कांग्रेस भी दिए हुए आश्वासनों को पूरा नहीं करती, अगर 2500 रुपए धान की कीमत न दी होती वहां पे छत्तीसगढ़ में, तो आज हम कांग्रेस का विरोध करते। लेकिन अगर देखिए, अगर 2 विकल्प हैं सरकार के सामने, एक तो है 14 लाख करोड़ बड़े बड़े पूंजीपतियों का माफ कर दिया जाए, अडानी जी को देश की सारी संपत्तियां सौंप दी जाएं, और दूसरा यह है कि महिलाओं को बस यात्रा फ्री कर दी जाए, 500 रुपए का सिलेंडर उनको दे दिया जाए, और इसके स्रोत इकट्ठा किए जाएं जो बड़े बड़े पूंजीपति देश को छोड़ के भाग रहे हैं। इंटरपोल के माध्यम से इनको पकड़ के हिंदुस्तान में घसीट के लाया जाए, और जितनी भी संपत्ति स्विस बैंक के अंदर बढ़ गई है, 1.5 गुनी 2 गुनी हो गई है पिछले 10 साल में, इसको वसूला जाए और देश की जनता में वो धन बांटा जाए। क्योंकि देश की गरीब जनता अगर भूखी रहती है और उसके पेट में निवाला नहीं पड़ता है, और बड़े बड़े पूंजीपति 50-50, 60-60 कमरों के 6-6 फ्लोर के मकान में रहते हैं, जिसमें 2 फ्लोर केवल कारें रखने के लिए होती है, करोड़ों की कारों में लगती है, तो हिंदुस्तान की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। तो प्रियंका गांधी ने बिल्कुल सही बात की, जनता जागरूक हो, प्रश्न पूछे, जिन्होंने आश्वासन दिए हैं, जिन्होंने जुमले दिए हैं, उनके सामने खड़े होकर पूछे कि आपने जो आश्वासन दिया था क्यों पूरा नहीं हुआ। किसानों को आपने कहा था गन्ने की कीमत 15 दिन में, 45 दिन में दी जाएगी, वरना उसमें इंटरेस्ट मिलेगा। किसानों को मेरठ के और मुजफ्फरनगर के, हरियाणा पंजाब के 1-1 साल तक पैसा नहीं मिल रहा है, तो मेरे अन्नदाता के साथ क्यों अन्याय हो रहा है, युवाओं के साथ क्यों अन्याय हुआ है,
जनता को ये प्रश्न मोदी जी से, अगर मोदी जी नहीं आ रहे हैं तो अमित शाह जी से पूछना चाहिए। और अगर प्रियंका राहुल जो आश्वासन दे रहे हैं पूरा ना करें तो आज से 1 साल के बाद उनसे भी पूछना चाहिए जब उनकी सत्ता आएगी। जी, एक तरफ भारत जोड़ो और दूसरी तरफ भारत छोड़ो, और ये बात भारत छोड़ो आंदोलन में जुड़े, अभी मुझे ध्यान आ रहा है कि अभी 2 दिन पहले ही हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी कह रहे थे कि भारत छोड़ो, जो अभी आप गुजराती भाई की बात अपनी वाइफ के साथ, पत्नी के साथ 100 करोड़ से ज्यादा का घपला करके निकल लिए हैं, जो बता रहे हैं, तो ऐसे कई लोग हैं, विजय माल्या से लेकर मेहुल चौकसी तक, और जिसको मेहुल भाई और क्या क्या कहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन ये सब भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जैसा बकौल डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। और लेकिन दूसरी तरफ जो आप बात रख रहे हैं और जो बातें वहां पर प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में कह रही हैं और छत्तीसगढ़ में जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, क्या इन बातों में और क्या सचमुच कांग्रेस पार्टी को यह एहसास हो गया है कि 3 तारीख को हम ही जीत रहे हैं, और यह एहसास क्या मोदी जी को भी हो गया कि इन 5 राज्यों में अपनी दाल नहीं गलने वाली है, इसलिए थोड़ा खुद को किनारे कर लो? जरा इस पर विश्लेषण चाहता हूं। प्रोफेसर रविकांत जी, आपके पास आना चाहता हूं पहले। क्या कैसे देखते हैं आपको भी ये लगता है कि 2 बातें, 2 पार्टियां, और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वेस्ट बंगाल का वो भाषण याद है ना, दीदी ओ दीदी वाला, वहां से लेकर के और जय बजरंगबली तक, यानी कर्नाटक तक, हर मंच पे, हर चुनावी मंच पे ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही। लेकिन इन 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा के बाद याद कीजिए कि कितनी जगहों पे प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, कितनी उन्होंने सभाएं की हैं, जनसभाएं की हैं, तो आपको समझ में आएगा कि सभाएं, जनसभाएं तो बिल्कुल नगण्य हैं, गिनती नहीं की जा सकती, क्योंकि गए ही नहीं। तो क्या कारण है ऐसा? क्यों प्रधानमंत्री पीछे हट रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और अगर ये है तो यहां विश्लेषण बहुत लाजिमी है, वाजिब है कि हां अब कुछ चेंज हो रहा है। और हमारे साथी प्रशांत टंडन जी भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि ट्रेवल कर रहे हैं, जयपुर से वापस लौट रहे हैं दिल्ली की तरफ। अगर कनेक्शन ठीक मिलता है तो उनको जोड़ेंगे और उनसे और समझेंगे कि उधर जयपुर में आज क्या कुछ देख के आ रहे हैं। लेकिन पहले प्रोफेसर रविकांत जी। देखिए राजीव जी, नरेंद्र मोदी 2 बातों को लेकर के बेहद परेशान है। एक तो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसने पूरे देश के माहौल को बदल दिया। जो भय और नफरत का और सांप्रदायिक विभाजन का माहौल बीजेपी ने पैदा किया था आरएसएस के जरिए, वो माहौल, वो साइकोलॉजिकल जो डर था, वो कम हुआ है। लोग अब खुल करके बोलने लगे। दूसरा, उस पूरे भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने जिन बातों को रखा, जैसे मीडिया पर उन्होंने जो सवाल उठाया, आज के हालात ये है कि समूचा मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो कारपोरेट घरानों से जुड़ा हुआ है, वो अविश्वसनीय हो गया। और इंडिया अलायंस ने भी वो 14 रत्न निकाल करके सामने रख दिए हैं कि हम इनके यहां नहीं जाएंगे डिबेट में। तो मोदी जी की तो सारी जो लीला थी वो उसी के जरिए चल रही थी। अब वो लीला उस तरह से चल नहीं पा रही है। इसके अलावा किसानों के सवाल को, दलितों के उत्पीड़न के सवाल को, महिलाओं के सशक्तिकरण के सवाल को, आदिवासियों के मुद्दे को और ओबीसी के बहुत बड़े इशू को, जिसमें जातीय जनगणना शामिल है और भागीदारी शामिल है, ये जो राहुल गांधी ने उठाए हैं सवाल, किसानों से जुड़े हुए, मजदूरों से, नौजवानों से जुड़े हुए, उनके रोजगार के सवाल, बेरोजगारी के सवाल, इस वजह से पहले ही नरेंद्र मोदी बैकफुट पर थे। और उसके बाद जो उम्मीद उनको नहीं थी वो हो गया, वो है इंडिया अलायंस। समूचा विपक्ष अगर 2-4 पार्टियों को छोड़ दे तो वो एक साथ आ गया, और उसमें राहुल गांधी की, मल्लिकार्जुन खड़गे की, नीतीश कुमार की, शरद पवार की, उद्धव ठाकरे की, ममता बनर्जी की, इन सबकी जो जुगलबंदी बनी है, उसने नरेंद्र मोदी के सामने मुश्किलें पैदा कर दी। और बचा था ले दे करके आरएसएस का उनका अपना साथ। ऑर्गेनाइजर ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि नरेंद्र मोदी के ब्रांड पर, माने उनकी शक्ल पर, मैं अगर थोड़ा उसको भदेश शब्दों में कहूं, और हिंदुत्व के आइडियोलॉजी पर चुनाव नहीं जीते जा सकते। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में, हिमाचल में अपनी पूरी इमेज झोंक दी थी। कर्नाटक में तो मुझे जहां तक याद आ रहा है कि उन्होंने 14 या 16 रैलियां की थी और 6 रोड शो किए थे, सारे फ्लॉप साबित हुए और कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई।
ऐसे में नरेंद्र मोदी ने इन 5 चुनाव में, और इसके पहले भी उन्होंने एक स्ट्रेटजी थी, जो विशेष सत्र का आयोजन हुआ उसमें उन्होंने सोचा कि हम बड़ा मुद्दा उठाएं, महिलाओं से जुड़ा हुआ, उसको भी टाई फिक्स कर दिया राहुल गांधी ने, जब उन्होंने कहा कि ये भाई कब होगा, हम तो चाहते हैं कि आज ही ये लागू करिए आप महिलाओं के आरक्षण को, और उसमें ओबीसी महिलाओं को भी भागीदारी मिलनी चाहिए। तो वो गुब्बारा भी जो फुलाया था मोदी जी ने, उसमें भी छेद हो गया। अब बेचारे करते तो करते क्या। मैं तो आपके शो पर कई बार कह चुका हूं कि मुझे मोदी जी पर दया आती है, कई बार तरस आता है कि वो लोलुपता जो है ना, वो उस व्यक्ति से क्या करा रही है। अब ऐसे में न विशेष सत्र का खेल चला, इंडिया अलायंस मजबूत है ही, और ऊपर से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जिसमें हार सुनिश्चित दिख रही है, अगर इसके परिणाम इसी तरह से हो गए जो अभी दिख रहा है, तो नरेंद्र मोदी मुंह कहां दिखाएंगे और लोकसभा चुनाव में कैसे जाएंगे। असली सवाल तो यह है, क्योंकि मोदी जी को इससे फर्क नहीं पड़ता कि विधानसभा में मध्य प्रदेश चला जाए कि छत्तीसगढ़ चला जाए, वो लोकसभा में चुनाव जीतना चाहते हैं, और इसीलिए अपनी छवि को बचाए रखने के लिए आप देखिएगा कि वहां जेपी नड्डा के फोटो लग रहे होंगे, मतलब जीते तो मोदी जी का फोटो और हारे तो जेपी नड्डा का फोटो। मतलब इतना दयनीय मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं देखा जो प्रधानमंत्री की अगवानी करता है। और जो लोग परिवारवाद का जुमला छोड़ते थे, उनको तो कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया है कि उन्होंने चुन करके मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया, और वो भी कर्नाटक के एक दलित समुदाय से आने वाले बहुत कद्दावर लीडर को। अब उससे परेशान है कि जो दलित आउटरीच का सवाल था, वो दलित तो कांग्रेस की तरफ देख रहा है। तो ऐसे में बेचारी करे तो करे क्या। इसलिए मैंने कहा ना कि तरस आता है मुझे। अब अपना जो मुखड़ा है उसको बचा रहे कि कैसे भी वो थोड़ा चलता रहे। तो लोकसभा में जो संभावित पराजय है, उससे व्याकुल और बेचैन होकर के नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव में नहीं जा रहे। वो लोगों को दरकती हुई छवि को नहीं दिखाना चाहते कि कल को जब रिजल्ट आए तो उसमें नरेंद्र मोदी का फोटो हो। मोदी मीडिया को तो वो संभाल लेंगे, लेकिन बाकी और जगह क्या मुंह दिखाएंगे। इसलिए उस स्ट्रेटजी के तहत वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जनता अब नहीं देखना चाहती। अच्छा ही है, कम से कम जनता को तो सुख मिलेगा। जो नफरत और जो भय का माहौल मोदी जी पैदा करते थे, उससे तो लोगों को थोड़ा मुक्ति मिलेगी, थोड़ा चैन मिलेगा कि अब कम से कम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सभाओं में जो भीड़ उमड़ रही है उसको आप देखिए, क्योंकि वहां नफरत नहीं है, वहां विकास के एजेंडे पर चुनाव में जीतने की बात हो रही है। आप बिल्कुल चुनाव जीतिए, कोई नहीं ये कहेगा कि आप चुनाव न जीतते, लेकिन आपका एजेंडा क्या होगा। सांप्रदायिक विभाजन होगा या देश का विकास होगा, लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं होंगी, लोगों के शिक्षा का बुनियादी जो चीज है वो है लोगों की शिक्षा। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर से लेकर के और नेहरू तक वो जानते थे कि इस देश में अगर उन वंचित समुदायों का डेवलपमेंट हो सकता है तो केवल एजुकेशन के जरिए। तो चाहे दलित हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो, बैकवर्ड हो या गरीब पसमानदा हो, उसे एजुकेशन चाहिए, उसे हेल्थ सर्विस चाहिए। और वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वादे कर रहे हैं, और ये वादे वो भी नहीं है जो मोदी जी ने करे थे। 15 लाख देने का वादा, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा, और किसानों को 2 गुनी हो जाएगी आमदनी, वहां तो सब ठन गोपाल निकला। तो इस वजह से वो मुंह दिखाने की स्थिति में नहीं है, मुझे तो जो लगता है, और वो इसीलिए चुनाव मैदान में नहीं जा रहे हैं। इसे हम अग्रिम हार के रूप में देखते हैं कि मोदी जी ने वो हार स्वीकार कर ली है। अच्छा हो कि मोदी जी अब कम से कम जो 2-4 महीने बचे हैं उसमें कुछ काम कर लें। अभी तक तो उन्होंने काम धाम किया नहीं है, वो उल्टी फाइल दिखाते थे। अब उल्टी फाइल दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ वास्तव में जो काम हो उनको कर लें, और जिससे लोग भी याद करें कि हाँ मोदी जी जाते जाते तो कुछ कर गए थे। वरना इतिहास में वो पूरी काली, जो जिसको कहते हैं खाली पेज होगा कि लिखा क्या जाएगा मोदी जी के बारे में। सिर्फ यही कि उन्होंने सांप्रदायिकता फैलाई थी, उन्होंने लोगों को विभाजित किया था, यही लिखा जाएगा, या 2-4 अच्छे काम भी। मैं तो कहता हूं कि उनको सद्बुद्धि मिले तो वो कुछ अच्छा काम करके जाए, और जो उनका मुखड़ा है वो बचा रहे। जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत करता हूं, और सीधा जरा प्रशांत टंडन जी के पास आना चाहता हूं। उनका नेटवर्क जरा ठीक दिख रहा है।
प्रशांत जी देखिए गायब हो गए। मैं कह रहा था अभी नेटवर्क ठीक दिख रहा है, वो गायब हो गए। जुड़ते हैं जैसे तो उनके पास आता हूं। लेकिन उधर छत्तीसगढ़ से हमारे दो साथी जुड़े हुए हैं। प्रमोद अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से, और छत्तीसगढ़ से ही जुड़े हुए हमारे साथी हमारे पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर दीपक पासपोर जी। पहले दीपक जी आपके पास आना चाहता हूं। राहुल गांधी की दो सभाएं, कल भी दो सभाएं हैं। राहुल गांधी आज और कल 2 दिनों के लिए छत्तीसगढ़ में हैं, और सबसे बड़ी बात कि यहां जो घोषणाएं कर रहे हैं, और सबसे सेफ जोन कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है छत्तीसगढ़। अगर कहीं इस चुनाव में, 5 राज्यों के चुनाव में अगर जीत कांग्रेस की गिनाई जा रही है कि कांग्रेस किन किन राज्यों में जीत सकती है, 3 तारीख को कांग्रेस के खाते में किन किन राज्यों की जीत आ सकती है, तो पहला राज्य छत्तीसगढ़ दिखाया जाता है, बताया जाता है। आप इसको किस रूप में देखते हैं जब राहुल गांधी 2 दिनों तक हैं, और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अभी लगातार वहां जाने वाले हैं चुनाव, क्योंकि 2 चरणों में है। पहले फेज में छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर चुनाव है, जिसमें बस्तर का पार्ट है, और उसके अलावा 2 जिले और हैं जिसमें राजनांदगांव और कवर्धा है। राजनांदगांव से रमन सिंह आते हैं, वहां से वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि रमन सिंह भी पहले फेज में चुनावी मैदान में खड़े हैं। डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व 15 साल तक वहां के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन यहां सवाल डॉक्टर रमन सिंह पर नहीं है, सवाल यह है कि राहुल गांधी ने जो बातें आज कही हैं, इसका क्या असर आप देख रहे हैं। आदिवासी बहुल एरिया में, नक्सल बहुल एरिया में राहुल गांधी ने जो हुंकार भरी है, उसके क्या मायने हैं। क्योंकि यहां से थोड़ी दूर जो बस्तर का मुख्यालय है जगदलपुर, वहां जब अमित शाह पहुंचे थे तो वहां भीड़ नहीं थी। आप याद कीजिए कि कुछ आपने ही इस बात को यहां रखा भी था कि अमित शाह पहुंचे, कोई भीड़ नहीं, लेकिन वहां अमित शाह कई सारी गलतियां कर गए थे। अब अमित शाह 3 दिनों के लिए उधर मध्य प्रदेश पहुंचे हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी 2 दिनों तक। क्या असर पड़ने वाला है, इसका असर दूसरे राज्यों पर क्या पड़ते हुए देख रहे हैं। और जो शुरुआत में मैं कह रहा था कि गिनती इस चुनाव में बीजेपी कांग्रेस की जीत का खाता यहीं से खुलते हुए बताया जा रहा है। दूसरे राज्यों पर भी असर कैसा देखते हैं, लेकिन राहुल गांधी के वायदे और भाषण। राजू जी, मुझे ऐसा लगता है कि पहले से ही जो छत्तीसगढ़ सरकार की जो विश्वसनीयता है, वो उसका इको जो है, उसकी प्रतिध्वनि जो है, कांग्रेस का शीर्ष कमान जो है वो हमेशा दूसरे राज्यों की ओर करता रहा है, बताता रहा है। जब भी कोई बड़ी बात कहनी रहती थी तो उदाहरण जो है वो छत्तीसगढ़ के की जो योजनाएं हैं, कांग्रेस द्वारा लाई गई योजनाएं जो हैं, उसके बारे में अक्सर बातें होती थी। पहली बात तो आप देखिए कि किसानों की कर्ज माफी, आज उसको फिर से राहुल गांधी ने दोहराया, और ये बातें दोहराई जाती रहेंगी। कांग्रेस को जब भी अपने बातों को और विश्वसनीय बनाना होगा और पुख्ता बनाना होगा अपने वादों को, उसको छत्तीसगढ़ की योजनाओं की बार बार उसका उल्लेख करना पड़ेगा, और करना भी चाहिए। क्योंकि ये जो सफलता है छत्तीसगढ़ में, उसने पूरे छत्तीसगढ़ का एक तरह से जो है वो अर्थ प्रणाली को पूरा का पूरा काफी मजबूती प्रदान की है। कोरोना काल के भी दौरान देखिए, बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस समय सारे राज्यों की अर्थव्यवस्था जो है लगातार कमजोर हो रही थी, छत्तीसगढ़ अकेला ऐसा राज्य था जहां की जो जीडीपी जो है वो डबल डिजिट में चल रही थी, और ग्रामीण इलाकों में तो सर्वाधिक मोटरसाइकिलों और ट्रैक्टरों की बिक्री हुई पूरे भारत में, तो छत्तीसगढ़। बड़ी मजेदार बात है, उसका कारण ये था कि जो न्याय योजनाएं हैं उसका बहुत ही सफल रूप से यहाँ पे क्रियान्वयन हुआ है। कई किस्तों में इन लोगों को, किसानों को, खेतीहर मजदूरों को, स्व सहायता समूह को, गोबर विक्रेताओं को, इनके खातों में, शहरी मजदूरों को भी उनको खातों में जो है वो कुछ कैश डाला गया था। उस कैश को डालने के कारण अपने साथ मतलब राहुल लाल जी और हैं, वो इस चीज को और बता सकते हैं कि किस तरीके से इन कांग्रेस की जो नीति लाई गई उसके कारण जनरेट हुआ। और आपको याद होगा कि रघुराम राजन ने जिस समय कोरोना काल के दौरान, सॉरी, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उस दौरान बातचीत में भी कहा था कि आपकी ये जो न्याय योजनाएं हैं ये बहुत ही कामयाब है, और यही समय की आवश्यकता है कि आप लोगों की जेब में जो है वो सीधे पैसे पहुंचाइए। तो ये जो कारगर उपाय है नंबर 1। दीपक जी, जरा समझना चाहता हूं, आप याद कीजिए कि चुनाव की घोषणा से पहले मोदी जी 1 बार छत्तीसगढ़ जा चुके थे, लेकिन चुनाव के बाद आपको याद आता है कि कितनी बार आए मोदी जी छत्तीसगढ़? चुनाव की घोषणा के बाद कितनी बार मोदी जी आए हैं छत्तीसगढ़? और अगर नहीं आए हैं तो इसका क्या कारण आप देखते हैं? छत्तीसगढ़ की तरह दूसरे राज्य भी हैं, उस पर भी हम चर्चा कर ही रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है जिस पर चर्चा नहीं हो रही। हम आज शाम न्यूज पॉइंट में इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर मोदी जी क्यों बाहर हैं इस चुनाव प्रचार से, और क्या कांग्रेस ने कोई खेल कर दिया है जिसकी डर से मोदी जी बाहर हैं?
जी, हालांकि मोदी जो है वो 2 बार आ चुके हैं छत्तीसगढ़ में। उनकी एक सभा रायगढ़ में हुई थी और एक और सभा हुई थी, तो दो सभाएं उनकी हो चुकी है। लेकिन अभी इतना जो लंबा गैप है ये निश्चित रूप से आश्चर्यकारी है। ऐसा मुझे लगता है कि जिस प्रकार से संदेश ये गया है कि मोदी जी का चेहरा जो है बहुत ज्यादा कारगर नहीं होगा, वो उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी उपस्थिति थोड़ी सी कम तो हुई है और ये नोटिसेबल है, दिख रहा है। क्योंकि इतना लंबा गैप जो है, इतना लंबा अंतराल जो है, वो मोदी जी की सभाओं का कम से कम चुनावी राज्यों में नहीं होता। वो एक राज्य में नहीं तो दूसरे राज्य में, दूसरे में नहीं तो तीसरे राज्य में दिख ही जाता है। उनका जो अंतिम जो बयान था, वो जो आप याद कीजिए, लाल डायरी के बारे में उन्होंने बहुत ही रहस्यमय ढंग से बताया था। लेकिन लाल डायरी का जब जवाब वहीं का वहीं मिल गया और मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान की सभा में कहा कि लाल डायरी तो है, लेकिन लाल डायरी से जो है वो कुछ दूसरी चीजें निकल रही। मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज से मोदी जी जो है वो निश्चित रूप से परेशान हो गए। अब हम कह नहीं सकते कि वापस कब फिर से वो नमूदार होते हैं, किन राज्यों में फिर से दिखते हैं, वो अभी नहीं पता। लेकिन आज जो राहुल गांधी का जो भाषण है उसमें जो उन्होंने 3 बातें कही हैं, देखिए इसमें से एक गोबर वाली योजना जो है राजस्थान ने उठाई है, दूसरी एक और बहुत महत्वपूर्ण योजना है, वो योजना है अंग्रेजी माध्यम के भी स्कूल खोलना, वो भी राजस्थान ले रहा है। उससे एक कदम आगे अब छत्तीसगढ़ सरकार जो है केजी से लेकर पीजी तक जो मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था है, ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जबरदस्त काम इसलिए यहाँ पर करेगा कि छत्तीसगढ़ में पहले से युवा जो है वो कांग्रेस की तरफ आकर्षित है। एक तो बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है उन लोगों को। दूसरी बात, यहाँ पे साक्षात्कार देने जो बच्चे जाते हैं उनके लिए कांग्रेस सरकार ने उनका आने जाने का जो खर्च है वो फ्री कर दिया है। तो इसके बाद जो तीसरा जो कदम है कि पीजी तक की शिक्षा का मुफ्त होना, ये मुझे ऐसा लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि और ये जरूरत भी है। छत्तीसगढ़ जो है एक तरह से शिक्षा के मामले में भी उसको काफी कुछ काम करना है। लेकिन याद कीजिए, पूरे भारत में एक और अनूठी योजना यहाँ पे जो चल रही है वो है आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल। अंग्रेजी माध्यम यहाँ पे चल रहा है, बड़ा परिवर्तन किया है, छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर बढ़ाया। तो अब जो है राहुल गांधी जो अन्य राज्यों में जाएंगे, और यहाँ का छत्तीसगढ़ का मैसेज पहले से तो लोगों के पास था ही कि कांग्रेस जो भी कहती है उसको वो इम्प्लीमेंट करती है। ये बात जो है मुझे ऐसा लगता है बाकी राज्य भी उठाएंगे, देखेंगे। और छत्तीसगढ़ की आज की राहुल गांधी की आज और कल की जो सभाएं हैं, और आगे और संभव है कि और हो और बड़े नेता और भी आए यहाँ पे, तो इसकी प्रतिध्वनि दूसरे राज्यों में जाएगी और बड़ा जबरदस्त असर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पे बिल्कुल सेफ है, कांग्रेस बिल्कुल सेफ है। मतलब जैसा कि आपने कहा कि अगर छाती पर हाथ रख के कांग्रेस कह सकती है कि आप हमको हरा के दिखाइए किसी भी तरीके से, ऑपरेशन लोटस करके भी दिखा दीजिए, तो वैसी भी गुंजाइश जो है कांग्रेस ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ में नहीं दी थी, इसलिए इंटेक्ट रही। और 65 से लेकर 71 तक इनकी जो है विधानसभा में सीटें बढ़ी हैं। मजेदार बात यह है कि जब पिछले समय जब 2018 में सरकार बनी, उसके बाद राजीव जी जितने भी उपचुनाव सारी कांग्रेस जीती, सारे महानगर पालिकाओं में जो है कांग्रेस है। तो आप भाजपा के लिए यहाँ पे बहुत कठिन है। अब भाजपा कर रही होगी कोशिश, हम नहीं कर सकते, आगे क्या होगा ये तो यहाँ के लोग बताएंगे। राजीव जी। जी बिल्कुल, आगे क्या कुछ होगा वो तो जनता बताएगी, क्योंकि वोट जनता को देना है और वोटर्स वही हैं। लेकिन अभी जो घमासान है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच, लेकिन क्या इसे घमासान कहेंगे, या बीजेपी पहले से ही हारी हुई नजर आ रही है, पस्त नजर आ रही है, और उसमें अगर राहुल गांधी पहुंच जाते हैं तो फिर वहां सोने में सुहागा जो कहते हैं वो। आना चाहता हूं राहुल लाल जी आपके पास, आपके ही हम नाम की चर्चा हम कर रहे हैं और समझने की कोशिश उसके जरिए कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि मोदी जी पहले ही मैदान छोड़ चुके हैं। क्या यहां राहुल गांधी की पदयात्रा से लेकर अभी तक की जितनी यात्राएं हैं वो है या कुछ और है? क्या यहां पर मोदी जी कुछ और स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं जो अंतिम पारी में जाकर के, अभी क्रिकेट का दौर है, थोड़ी देर पहले बात कर भी रहा था, अंतिम पारी में जाकर चौके छक्के लगाने की गुंजाइश बना रहे हों या उसकी तैयारी कर रहे हों? क्या कुछ आप देखते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, इन तमाम राज्यों में, और इतना ही नहीं उधर पूर्वोत्तर का राज्य मणिपुर जिसकी चर्चा, मिजोरम जिसकी चर्चा उतनी नहीं हो रही है, लेकिन वहां भी तो 30 अक्टूबर को जो जाने की संभावना है प्रधानमंत्री जी को लेके, सोचिए कि मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि आप आइएगा तो और नुकसान होगा और मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। मैं ये स्थिति आ चुकी है और ये बयान जो है वो पायनियर के उसी स्टेटमेंट की तरफ हम लोगों को ले जा रहा है कि प्रधानमंत्री की जो क्षमता है, क्योंकि देखिए एक तरफ हम लोग देखें अब तक जो पूरा मामला चल रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह से कुछ जमीनी मुद्दे
राहुल गांधी उठा के लेके आए हैं। अभी सोचिए कि कांग्रेस की पूरी रणनीति, जहां एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, एससी जो है कि वो है, उसके कारण से देश भर के जो एससी समुदाय है उनका ध्यान कांग्रेस की तरफ आया है। अभी इस समय जिस तरह से राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, कोई भी आदमी जिसके पास थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा वो आरक्षण का समर्थन करे और जातिगत जनगणना का विरोध करे, ये समझ से परे की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण का समर्थन कर रही है और जातिगत जनगणना का विरोध कर रही है। तो ऐसे स्थिति में पूरे के पूरे ओबीसी तबके में यह संदेश चला जा रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से आरक्षण के विरोध में खड़ी है। वो बोल नहीं है, लेकिन हम लोगों ने सुना है बिहार के चुनाव से पहले, हम लोगों को याद है मोहन भागवत जी के बयान की आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। वो तमाम तरह की चीजें हैं। तो एक तरह से इस मामले में ओबीसी, एससी, एसटी इन सबों को बिल्कुल सामने में फ्रंट पे लाके खड़ा कर दिया कांग्रेस के समर्थन में। और प्रधानमंत्री जी के साथ जो समस्या है कि आखिर वो अब क्यों नहीं जा रहे हैं। अगर हम लोग देखें कि मध्य प्रदेश वो चुनाव घोषणा होने से पहले 10 महीने में 10 बार प्रधानमंत्री जी की मध्य प्रदेश की यात्रा हो चुकी है। बीजेपी के भी किसी नेता से पूछ लीजिए, बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी ऑफ द रिकॉर्ड मानते हैं कि अमित शाह के चुनाव प्रचार से एक भी वोट नहीं मिलता। ये बीजेपी के लोगों का मानना है, मेरा मानना नहीं है राजीव जी। तो अब अगर उन्होंने ये विकल्प चुना है, उन्होंने प्रबंधन के हिसाब से कि हम जो है कि अमित शाह जी को भेज दें और उससे कुछ वोट मिल जाए, तो ये तो वही लोग खारिज कर रहे हैं कि उनके चुनाव प्रचार से वोट नहीं मिलता। स्पष्ट है कि उनकी जो तमाम विफलताएं हैं, देखिए राहुल गांधी गिनती जरूर करा रहे थे नोटबंदी के बाद भी कि भाई नोटबंदी से क्या हो गया, वो गब्बर सिंह टैक्स नाम भी बता रखा था, जीएसटी से संबंधित मामले वो भी देखिए, उनके मास्टर स्ट्रोक जो फैसले थे। हमें लग रहा है कि अब तक ऐसा हो रहा था कि मोदी जी चुनाव प्रचार करते थे, डबल इंजन का नारा देते थे और उनके बात पे जनता विश्वास करके राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले आते थे। लेकिन अब बीजेपी एक बड़ी अजीब सी स्थिति में फंसी है। क्षेत्रीय छत्रप को उन्होंने फलने फूलने नहीं दिया और अब जबकि एन वक्त पे मोदी जी को जिताने की बारी थी, उनके ऊपर अब एक टैग बन चुका है कि मोदी जी जो बोलेंगे, अगर वो सच भी बोलेंगे तब जनता मान के चलती कि वो झूठ ही बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले 9.5 साल का कार्यकाल बिल्कुल झूठ बोल के बिताया। जो बड़े मास्टर स्ट्रोक्स के कदम बताए गए, वो मास्टर स्ट्रोक्स खोदा पहाड़ निकली चूहे वाली स्थितियां हो गई। आप सोच के देखिए कि जब उन्होंने इतने लंबे चौड़े घोषणा के साथ महिला आरक्षण का दावा वादा किया, दुनिया को पता चल गया कि वो तो अभी 10-20 साल पुरानी बात है, आगे 10-20 साल आगे क्या होगी उसकी घोषणाएं हो रही हैं। तो उनकी नीतियों की विफलता ने आज उन्हें यह साबित कर दिया कि वो अगर फील्ड पे और जाते हैं तो फिर हारना तो तय है। देखिए मिजोरम से लेके तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हर तरफ एक एक क्षेत्रवार जो स्थितियां परिस्थितियां बनी है, ये मैच जो जा रहा है ना, ये 5-0 की तरफ चलता हुआ मैच है कि एक तरफ 5 कांग्रेस और 0 की तरफ भारतीय जनता पार्टी। वो अपना खाता कैसे खोलेगी। सोचिए हम लोगों को तेलंगाना में हम लोग देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बड़े मजे में थी कि वो बीएमएस जो है कि उनके प्रति जो है कि भारत राष्ट्र समिति के प्रति जो है कि बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है और उनको लग रहा था कि उनको आसानी से वहां पर सत्ता मिल जाएगी। लेकिन हम लोगों ने उसी समय देखा कि भारत जोड़ो यात्रा ने तेलंगाना में 19 दिन व्यतीत किए थे। उस समय हम लोग काफी विस्तार से चर्चा भी करते थे राजीव जी। उन 19 दिनों में पूरा का पूरा स्थिति ऐसे हुई कि वहां पे विपक्ष के जगह पे तो भारतीय जनता पार्टी का स्थान तो समाप्त हो ही गया। वहां पे अब सत्ता पक्ष वाले में जो है कि भारत राष्ट्र समिति के लिए जगह बचाने की स्थितियां नहीं बची हुई है। जो भारतीय जनता पार्टी, आपको याद होगा कितना जोर शोर से वहां के म्युनिसिपल इलेक्शंस को लड़ रही थी, नगर निगम के चुनाव को लड़ रही थी, हैदराबाद जाके हैदराबाद नगर निगम का चुनाव, वो चुनाव लड़ रही थी। आज स्थिति है कि वहां पे तेलंगाना में वो मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में भी नहीं है वहां पे। तो आज स्थितियां ऐसी बची हुई कि प्रधानमंत्री जी क्या करें। वो अपना चेहरा लेके जाएंगे तो फिर वो हिमाचल प्रदेश में भी गए थे अपना चेहरा लेके, कितना नुकसान हो गया उनको। और कर्नाटक में तो पूरे दुनिया ने देख लिया कि आप जो बजरंग दल और बजरंग बली एक होता है ना कि जो तमाम जनता को बिल्कुल मूर्ख से मूर्ख मान लेना कि बजरंग दल बराबर बजरंग बली मान लेना। आप इस प्रकार के लॉजिक जब देके जाएंगे जनता के बीच में, जनता मान जाएगी कि भाई आप हमें बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। उनकी नीतियां अपने की राष्ट्रवाद लोगों ने विश्वास कर लिया कि 5 साल में आपसे काम नहीं हुए होंगे, हो सकता है कि अभी आपको और समय की जरूरत है। लेकिन जब 9.5 साल हो जाए और फिर भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को यह परेशानी हो जाए कि सरकार के कुछ बड़े काम गिनती करा दीजिए, उनके बड़े से बड़े कट्टर से कट्टर समर्थक भी वो फील्ड में वो काम नहीं करा पाते हैं। और उल्टे देखिए जो रणनीति गड़बड़ी रही, जैसे मध्य प्रदेश में जहां जहां मैं घूमा, विशेषकर ग्वालियर संभल संभाग में, वहां पे उन्होंने जो एक तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने खेमे में ले लिया। हमें लग रहा है कि जो कांग्रेस के ऊपर जो बोझ बने हुए थे उसको उन्होंने अपने में शामिल कर लिया।
तो ये तमाम जो रणनीति प्रशांत टंडन जी चूंकि जुड़ गए हैं और उनका वीडियो पता नहीं कब गायब हो जाए, नेटवर्क से वो गायब हो जाए, तो थोड़ा इनके पास आना जरूरी इसलिए है क्योंकि पूरे एक बहुत बड़े हिस्से से लौट करके अब दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और सीधा आपके पास आना चाहता हूं अब, जबकि आप राजस्थान की आधी यात्रा से वापस लौट रहे हैं और कल आप कह रहे थे कि परिस्थितियां जो हैं बराबर की दिख रही हैं, और जयपुर आज दिन भर गुजारने के बाद अब क्या कुछ आपको नजर आ रहा है? छत्तीसगढ़ की हम चर्चा कर रहे हैं, वहां राहुल गांधी आज थे, और उधर मध्य प्रदेश की भी हम चर्चा कर रहे हैं, वहां प्रियंका गांधी थी, लेकिन राजस्थान जिसको लेकर के उहापोह की स्थिति, बहुत लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन अब आप क्या कुछ कह रहे हैं? राजस्थान, राजीव जी, बहुत रोचक होने जा रहा है और दो चीजें यहाँ बहुत साफ दिखाई दे रही हैं। एक तो बीजेपी के अंदर जहां भी चीफ मिनिस्टर ओलंपियाड चल रहा है, वसुंधरा राजे हैं और किरोड़ी लाल मीणा है, दिया कुमारी है, राज्यवर्धन राठौर है, तमाम ये जो नेता जो पैराशूट से उतारे गए हैं, ये सब के सब अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार बता रहे हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वसुंधरा राजे की राजनीति को समझना। जो आज मैंने कई लोगों से बात की जो राजस्थान की राजनीति पर नजर रखते हैं, उनका यह कहना है कि वसुंधरा राजे के पक्ष में क्या होगा। वसुंधरा राजे के पक्ष में होगा हंग असेंबली। तब मोदी और अमित शाह वसुंधरा राजे पर निर्भर होंगे कि वो कुछ निर्दलियों को लेकर आए, कुछ तोड़फोड़ करें और सरकार बनाने में मदद करें बीजेपी की, और ये वसुंधरा की राजनीति होगी। और अगर अब बीजेपी अपने आप फुल मेजॉरिटी लेकर आती है तो यहाँ जो विश्लेषक है राजनीति को पर नजर रखते हैं, उनका कहना है कि तब वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाए। जी आपका नेटवर्क चला गया प्रशांत जी, और बहुत शुक्रिया, जितनी बात आप रखे हैं इसी में बहुत कुछ है। वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए ये उपयुक्त होगा कि किसी भी ढंग से वहां हंग असेंबली आ जाए ताकि वसुंधरा राजे के ऊपर डिपेंड हो बीजेपी, अमित शाह और मोदी जी, और फिर उसके बाद वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। लेकिन यहां तक तो तब पहुंचेंगे ना जब वहां अशोक गहलोत जो है वो अपनी बाजी में थोड़ा पीछे हटेंगे। अशोक गहलोत की बाजी क्या कुछ कहती है, जरा ये भी आपसे समझना चाहता हूं प्रशांत जी। प्रशांत जी आउट हो गए हैं, जरा आते हैं तो फिर उनके पास आता हूं। और हमारे दो तीन साथी, महत्वपूर्ण साथी जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रमोद अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी के पास आऊं, लेकिन उनसे पहले प्रेम कुमार जी के पास आता हूं। प्रमोद जी के पास आकर छत्तीसगढ़ की राजनीति के साथ साथ देश की और भी राजनीति के बारे में चर्चा करूंगा। प्रमोद जी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, और प्रेम कुमार जी के पास आता हूं। प्रेम कुमार जी, आखिर क्यों चुनाव प्रचार से दूर हैं मोदी जी? इसलिए कह रहा हूं, एक दो जनसभाओं को संबोधित कर देने की आदत मोदी जी की पिछले 9-10 साल में रही नहीं, और अब हम लोगों को भी अटपटा लगने लगा है। इसलिए ये चर्चा कर रहे हैं आप तमाम साथी, हमारे तमाम दर्शक साथी जो इस वक्त देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, और सब कहीं ना कहीं ये तो जरूर मिस करते हैं हम लोग मोदी जी को। इसलिए भी ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर कहां हैं और क्यों पीछे हैं। क्या मोदी जी ने खुद को, क्योंकि एक बात और यहां रख दूं, जो अंदर खाने मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में वहां के जो कार्यकर्ता बीजेपी के हैं, मैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बहुत जिम्मेदारी के साथ और कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात कह रहा हूं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम लोग तो साफ कहते हैं कि अगर मोदी जी आएंगे तो 2-400 वोट या 2-4 हजार वोट कम करके जाएंगे, इसलिए वो ना आए तो बेहतर है, ये कह रहे हैं लोग। क्या ये बातें मोदी जी तक पहुंचा दी गई हैं, इसलिए मोदी जी अब कम जा रहे हैं? या जैसा राहुल लाल जी कह रहे थे कि अमित शाह जी जाकर के वोट नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी 3 दिन तक वहां बैठेंगे अभी मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में कितने बागी हो गए हैं आप देखिए। बीजेपी के कितने बागी जो हैं वो अलग अलग उससे, और इतना ही नहीं, एनडीए, यहां इंडिया गठबंधन में टूट फूट ये सब की बात करती रही बीजेपी, और करते रहे बीजेपी भक्त मीडिया। लेकिन आप देखिए कि एनडीए में क्या हो रहा है। एनडीए में यानी इन्हीं राज्यों में एनडीए के कितने दल हैं जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार,
उत्तर प्रदेश और तमाम जगहों के जो पार्टियां हैं, जो एनडीए यानी बीजेपी के जो घटक दल हैं, वो सब चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के सामने। कैसे होगा फिर? और क्या इसीलिए कि हाँ यहां तो अब अपनी दाल नहीं गलने वाली है, इसलिए अपने आप को किनारे रखिए और 2024 पे निशाना बनाइए कैसे क्या किया जाए उसकी, नहीं तो वो भी हाथ से चला जाएगा। प्रेम कुमार जी। राजीव जी, कतर प्रधानमंत्री जी का दूसरा घर है। अब कतर आप समझ सकते हैं, वहां भी प्रधानमंत्री जी को खोजा जा रहा है, दूसरे घर में प्रधानमंत्री जी नहीं है। और जो अपना घर है, हमें तो ध्यान आता है कोरोना का समय। कोरोना के समय मतलब ये समझिए, उस समय पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे थे। आपको याद होगा उस समय उत्तराखंड में वो चल रहा था, कुंभ चल रहा था। लेकिन उस समय भी प्रधानमंत्री जी को चुनाव और लोगों के बीच जाना, मोदी का शोर सुनना, चुनाव में जीत का श्रेय लेना, सबके लिए वो तो एकदम पैशनेट थे। और चुनाव से दूर रहना तो कोई सोच ही नहीं सकता कि नरेंद्र मोदी जी चुनाव और उस प्रक्रिया से अपने आप को दूर रखें। जी। आप हाल की भी बात करें तो मणिपुर जल रहा था, लेकिन कर्नाटक में चुनाव की सभाएं प्रधानमंत्री जी की नहीं रुक रही थी। मणिपुर वो गए नहीं झांकने, लेकिन कर्नाटक में आए दिन चुनाव प्रचार वो कर रहे थे। तब भी उनका जोश जो था शबाब पर था। उनको लग रहा था कि मोदी मैजिक चल रहा है, लेकिन मोदी मैजिक नहीं दिखा कर्नाटक में। और उसके बाद के जो चुनाव अभी हो रहे हैं 5 राज्यों में, यहाँ भी मोदी मैजिक है कि नहीं, इसका परीक्षण करने के लिए बहुत सारे लोग बेताब हैं। लेकिन अब मोदी जी मौका नहीं देना चाहते कि कोई मोदी मैजिक की परीक्षा करे, वो भी 2024 से पहले। 2024 में मोदी मैजिक को वो अक्षुण्ण रखते हुए और एकाध घटनाएं जैसे कर्नाटक जैसे हिमाचल बोल करके वो अपने आप को बचाना चाहते हैं। तो इन 5 राज्यों से जो चूंकि अप्रिय खबर मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को, और एक तरफा मुकाबला हो गया है बीजेपी के अगेंस्ट में, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी जी जो इतने पैशनेट हैं चुनाव को लेकर के, हर चुनाव में इतना जितना इन्वॉल्व नरेंद्र मोदी जी रहते हैं, शायद ही देश का कोई नेता रहता हो। लेकिन फिर भी वो चुनाव से दूर हैं। आप यही समझिए राजीव जी, हम जानते हैं कि आप क्रिकेट के बहुत शौकीन हैं, और आपको कहें कि वर्ल्ड कप का मैच देखने नहीं देंगे, तो कोई फाइनल होने वाला, तो आप कैसे रोकेंगे अपने आप को? भाई आपका अब देखेंगे। लेकिन अब मोदी जी रोके हुए हैं, चुनाव है लेकिन अब सभाएं उनकी कटिंग हो रही है, कटिंग। जब देखिए मिजोरम में उनकी सभा 30 को होने वाली, लेकिन होगी इसमें संदेह है, क्योंकि वो जाहिर बात है वहां उनके लिए सभा करने की भी स्थिति नहीं रह गई है कि लोग अगर वो सभा करेंगे तो बीजेपी को जो दो एक सीट आने वाली है शायद वो भी शून्य हो जाए। तो ये स्थिति, ये हालात किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी। मैं कोई व्यंग या मजाक करना नहीं चाहता, लेकिन जो हालात पहले थे कि कहा जाता था कि राहुल गांधी को बुला लीजिए, बीजेपी जीत जाएगी, ऐसे ही तो कहा जाता है। राहुल गांधी पर व्यंग होते थे। अच्छा, राहुल गांधी चले गए पंजाब, अब तो पंजाब कांग्रेस गई, इस तरीके से बोला जाता था। और आज स्थिति बिल्कुल उलट गई है। राहुल गांधी को बुला लीजिए, जीत की गारंटी है। अब इस तरीके से माहौल बन रहा है। ये 5, मैं थोड़ा पहले बोल रहा हूं ऐसा हो सकता है, लेकिन 5 राज्यों के जो चुनाव नतीजे आएंगे तो इस बात को साबित कर देंगे कि राहुल गांधी की मौजूदगी चुनाव में जीत की गारंटी है। जबकि वाइस उल्टा हो गया कि नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की मौजूदगी अब जीत की गारंटी नहीं रही। ये इस हालात बन गए जो कभी जीत की गारंटी मानी जाती थी। और राजस्थान में सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत कांटे का मुकाबला है, कांटे का मुकाबला है। सब ये भी कह रहे हैं कि आला कमान की लड़ाई जो है नेताओं से है, चाहे बीजेपी में इवन कांग्रेस में भी।
कह रहे हैं। लेकिन अगर ये भी कि बगावत दोनों तरफ है, अरे चलिए ठीक है, बगावत दोनों तरफ है, इसका मतलब थोड़े कि दोनों को फायदा या दोनों को नुकसान हो जा रहा है या कोई तीसरी शक्ति आ जाएगी। ऐसा तो है नहीं, ऐसे हालात नहीं है कि कोई तीसरी शक्ति आ जाएगी। तो ये सारी चीजें भी चुनाव प्रचार का हिस्सा होती हैं। जब अपने हिस्से में जो ज्यादा निगेटिविटी है तो उसको कम दिखाने के लिए दूसरे की निगेटिविटी को सामने रख करके और बैलेंस किया जाता है कि नहीं, दोनों मिला के कुल मिला के हम रेस में हैं। अरे रेस में नहीं है भाई, राजस्थान में भी रेस में नहीं है और मध्य प्रदेश में तो खुद बीजेपी के नेता खुल खुल करके कह रहे हैं कि रेस में नहीं है। छत्तीसगढ़ में तो कोई मुकाबला मानने को तैयार नहीं। तेलंगाना में बीजेपी की मौज ऐसे ही बीजेपी जो है हार मान चुकी है और बीआरएस की जीत की कामना कर रही है। उसके सारे नेता, समर्थक, पैनलिस्ट सब बीआरएस की जीत की कामना में लगे हुए हैं। लेकिन वहां परिवर्तन की बयार बह रही है। और एक बात है जो जरूरी लगता है मुझे बोलना, वो ये कि अगर तेलंगाना को कांग्रेस ने जीत लिया तो समझिए कि 2024 जीत लिया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि तेलंगाना में कांग्रेस का रिवाइवल पूरे देश में कांग्रेस के रिवाइवल से जुड़ता है, चाहे अतीत में भी आप देख लीजिए और वर्तमान में भी उसके मायने हैं कि देश का जो अल्पसंख्यक समुदाय है जब तक कंसोलिडेट नहीं होगा दूसरे समुदायों के साथ कांग्रेस के लिए, तब तक कांग्रेस तेलंगाना नहीं जीत सकती। तेलंगाना जीतती है इसका मतलब है कि असदुद्दीन ओवैसी फेल, इसका मतलब है कि बीजेपी और नफरत की सियासत फेल और क्षेत्रीय शक्ति के साथ में भारतीय कांग्रेस पार्टी लड़ करके जीतेगी। ये भी एक नई बात होगी। इसलिए तेलंगाना का बहुत महत्व है, मैंने सबसे ज्यादा महत्व दिया। उसके बाद मिजोरम का दूसरा जो है वो भी बहुत महत्व है कि मिजोरम अगर कांग्रेस जीत जाती है तो इसका मतलब होगा कि पूरे पूर्वोत्तर में जो मणिपुर कांड हुआ है, मणिपुर कांड मैं कहता हूं, मणिपुर कांड के कारण पूरे पूर्वोत्तर की आबो हवा बदली है, इसकी तस्दीक होगी मिजोरम में अगर कांग्रेस जीतती है या जीतने के करीब भी पहुंचती है। फिर आप देखिए छत्तीसगढ़, यहां तो अब बीएसए की कांग्रेस जीत रही है, इसमें हम बहुत मतलब नहीं निकालते सिवा कि वो अपनी स्थिति को मजबूत कर रही है। लेकिन राजस्थान में अगर कांग्रेस जीतती है और जीत रही है तो इसका मतलब रिवाज बदल गया, रिवाज कांग्रेस बदलेगी। ये भी बहुत साल के बाद ऐसा होगा कि कांग्रेस रिवाज बदल रही है। अब तक तो रिवाज बदलने का श्रेय बीजेपी ले रही थी। ये बदलाव भी 2024 के लिए बहुत बड़ा बदलाव होगा। और मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस आती है तो इसका मतलब वो संदेश जाएगा जो कर्नाटक से गया कि तोड़ फोड़ करके तुम सरकार में नहीं बने रह सकते हो। जनता तोड़ फोड़ से बनने वाली सरकार उसकी सियासत को पसंद नहीं करती है, ये एस्टैब्लिश होगा। यानी हर तरह से बीजेपी के लिए नेगेटिव संदेश तैयार है और वो कांग्रेस के लिए पॉजिटिव बनकर खड़ा है। यही वो कारण है जिस वजह से राहुल गांधी आज जीत की गारंटी बन रहे हैं और नरेंद्र मोदी आज जीत की गारंटी नहीं रह गए हैं। मैं हार की गारंटी बोलने से अभी भी परहेज कर रहा हूं, जीत की गारंटी नहीं रह गए हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं और सही कह रहे हैं और करना भी चाहिए थोड़ा सा परहेज। लेकिन बात यहां बहुत शानदार विश्लेषण, तेलंगाना अगर कांग्रेस जीतती है तो उसके क्या मायने हैं 2024 के लिए, राजस्थान में अगर रिवाज बदल देती है कांग्रेस तो उसके क्या मायने हैं, उधर नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट मिजोरम छोटा है लेकिन बहुत दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है इसलिए भी क्योंकि बगल में मणिपुर है और असम तक उसकी धमक सुनाई देती है, क्योंकि आप याद कीजिए कि अविभाजित असम का ही हिस्सा है मिजोरम। तो ये जो राज्य हैं, इन राज्यों में मतलब पूर्वोत्तर में भी क्या एक परिवर्तन की बयार है, क्या दक्षिण में भी परिवर्तन की बयार है, क्या राजस्थान जहां से हमारे साथी प्रशांत टंडन जी वापस दिल्ली की तरफ लौट रहे हैं वो जो कह रहे हैं उसमें भी कोई दम है। बहुत सारी बातें हम करेंगे की जिस छत्तीसगढ़ में बहुत अल्पसंख्यकों की संख्या जो है वो नगण्य की तरह है, आप ये मान के चलिए, और वहां पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश जिसमें सफल बीजेपी नहीं हो पाई, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि मोदी जी बहुत अपने आप को इस चुनाव से दूर करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या किस ढंग से आप देखते हैं, जरा देश की राजनीति पर भी आपकी पैनी निगाह रहती है। और प्रेम कुमार जी जो बात कह रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे, अलग अलग राज्यों का क्या
उसके क्या मायने हैं, उसमें अगर कांग्रेस जीतती है तो उसके क्या मायने, और बीजेपी हारती है तो क्या मायने उसके हैं, जरा आपका विश्लेषण। राजीव जी, सांप्रदायिकता छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कभी मुद्दा नहीं रही, ये बात एकदम सही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य मैं मानता हूं कि पॉलिटिकली बहुत समृद्ध है। हालांकि यहाँ आदिवासियों की और अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या ज्यादा है और लोग ये मानते हैं कि उनको ज्यादा राजनीति की समझ नहीं है, लेकिन मेरा मानना इसके बिल्कुल विपरीत रहा है हमेशा। मैं मानता हूं कि छत्तीसगढ़ के लोग पॉलिटिकली बहुत समझदार हैं और वो हमेशा एक ऐसा निर्णय देते हैं जो राष्ट्र को राह दिखा सकता है। जहां तक पोलराइजेशन का सवाल है, भूपेश बघेल ने जो पोलराइजेशन की राह दिखाई है कांग्रेस को छत्तीसगढ़ के जरिए, वो आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। वह पोलराइजेशन है ओबीसी। ओबीसी तो एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में। उसके हालात ये है कि अभी जो विधानसभा निवृत्त हो रही है उसमें ओबीसी विधायकों की संख्या 51, जो अनारक्षित सीट है उसमें 25 है। और आज के हालात ये हैं कि दोनों पार्टियों ने इन 51 में से अब 21 ऐसी सीटें हैं जहां पर दोनों ही पार्टियों ने ओबीसी विधायक खड़े कर दिए। मतलब यह है कि 21 विधायक तो ओबीसी स्तर चुने जाएंगे ही। इसके अलावा 19 सीटें और भी हैं, यहाँ पर सवर्ण और ओबीसी विधायक आमने सामने लड़ रहे हैं। मतलब आज के हालात में 40 सीटें 51 में से ओबीसी उम्मीदवारों की उपस्थिति दर्ज करा रही है। यह ओबीसी जो वर्ग है, ये इसी बात का मुद्दा राहुल जी ने उठाया आज सभा में कि हम जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, केंद्र सरकार मना कर रही है। इसलिए मना कर रही है कि जो ओबीसी का पोलराइजेशन हो रहा है वो बीजेपी के ध्रुवीकरण, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, उसका सीधा सीधा जवाब बन रहा है। यहाँ पर हालात क्या हो गए हैं कि मोदी जी शायद इसलिए भी नहीं आ रहे हैं कि ओबीसी का प्रधानमंत्री ओबीसी के लिए जनगणना क्यों नहीं कराना चाहता। एक ओबीसी का प्रधानमंत्री जब प्रमोद जी माफी चाहूंगा, आवाज आपकी बहुत ज्यादा वो हो रही है, ठीक नहीं आ रही है, इसीलिए मैं रोक रहा हूं। आवाज ठीक नहीं आ रही है और थोड़ा सा मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर ईयरफोन का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं तमाम साथियों से बहुत करबद्ध विनती करता हूं कि साउंड अगर अच्छी नहीं आए तो फिर दर्शकों को भी बहुत तकलीफ होती है, इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि सब अपना समय देते हैं और इसलिए भी थोड़ा सा उसका ख्याल हम लोगों को रखना चाहिए और रखना पड़ेगा। आने वाले समय में चुनाव का वक्त है, सब लोग हैं और बहुत महत्वपूर्ण बातें आप यहाँ रख रहे हैं जिसे मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, इसलिए माफ़ी चाहूँगा, रोक रहा हूँ बीच में। आना चाहता हूँ एक बार फिर से प्रशांत टंडन जी के पास में। और प्रशांत जी, जब तक आप कवरेज एरिया में हैं, जरा एक महत्वपूर्ण सवाल लेके उस समय आया था लेकिन आप कवरेज एरिया से बाहर हो गए थे। सवाल ये है कि एक तरफ तो वसुंधरा राजे की बात हो रही है प्रशांत टंडन जी, लेकिन दूसरी तरफ क्या मैदान छोड़ने के लिए इतनी आसानी से अशोक गहलोत तैयार होंगे क्या? अशोक गहलोत की जो 7 गारंटियां कल आई हैं, उन गारंटियों को लेकर के क्या जनता जो है इतनी आसानी से वह बीजेपी की तरफ उसको दरकिनार करके बीजेपी की तरफ जाएगी क्या? और क्या सचमुच इस बार अगर जैसा प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि रिवाज बदलने में, राजस्थान के रिवाज को बदलने में अगर कांग्रेस पार्टी यहां सफल हो जाती है तो फिर 2024 के चुनाव को कैसे देखा जाएगा? क्योंकि यह मामला फिर 2014 और 2019 का तो नहीं होगा जहां 25 की 25 सीटें राजस्थान की लोकसभा की जो हैं वो मोदी जी के या बीजेपी की झोली में चली जाए। परिस्थितियां बदलती हुई देख रहे हैं क्या आप? और उसमें भी अशोक गहलोत को जादूगर कहा जाता है और कहा जा रहा है कि युवाओं के बीच काफी पॉपुलर हैं। मैं यहां दिल्ली स्टूडियो में बैठा हुआ हूं, ये बातें आप सबसे सुन करके, लेकिन चूंकि आप युवाओं से भी मिलकर आ रहे हैं, बाकियों से भी मिलकर आ रहे हैं, जरा बताइए अशोक गहलोत के बारे में। जी, 2-3 बातें राजीव जी बहुत स्पष्ट है। पहला जो पॉइंट नंबर 2 जो आपका है, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहला जो पॉइंट नंबर 2 आपका है कि जो 2019 में हुआ कि राजस्थान कांग्रेस जीती लेकिन लोकसभा में पूरी की पूरी सीटें बीजेपी के पास चली गई, इस बार ये नहीं होगा। तो अगर हर बार बदली का रिवाज टूटता है तो ये बार भी
ये रिवाज भी इस बार टूटने जा रहा है। तो इतनी बुरी स्थिति लोकसभा इलेक्शन में नहीं होगी जैसी पिछली बार हुई थी। लोकसभा इलेक्शन में टक्कर है। दूसरी बात कि जहां तक गहलोत की बात है, मैंने कल भी कहा था, गहलोत के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। बहुत से लोग हर बार सरकार बदलने की रिवाज की बात करते हैं, लेकिन जो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है और जो कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड है वो बरकरार है। अब इसमें जो स्विंग फैक्टर है, तो राजीव जी दो स्विंग फैक्टर है जिसमें कि मतदाता इधर से उधर अगर होगा तो वो नतीजों को बदल देगा। नेक एंड नेक है, और ये नेक एंड नेक ही गुजरात के नतीजों में होगा। यानी 15-20 एमएलए का फर्क दोनों पार्टी में हो सकता हो। तो अब अगर इसमें होगा तो निर्दलीय बड़ी भूमिका निभाएंगे, एक बात। और दूसरी बात, क्योंकि निर्दलीय मैंने जैसे कल कहा था कि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी राजस्थान में निर्दलीय है। 13 सीटें जीत कर आए थे निर्दलीय और 9% वोट शेयर है। बीएसपी का वोट शेयर उतना नहीं। इंपॉर्टेंट बात यह है राजीव जी कि अगर यहाँ पे जो ईडी की रेड हुई है, उस ईडी की रेड में अगर एक जाट समुदाय पूरा का पूरा बीजेपी से हट जाता है, जिसकी बात बहुत लोग कर रहे हैं, तब ये स्थिति यहाँ पे बदल। वसुंधरा के या बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड है वो है, और जो कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड है वो अपनी जगह इंटैक्ट है। एक तीसरी संभावना और है कि अगर बीजेपी की हाई कमांड को मौका मिलेगा, अगर हंग असेंबली होती है या क्लियर मेजॉरिटी बीजेपी को आती है, तो जितने भी ये ओलंपियाड में मुख्यमंत्री की कैंडिडेट राजस्थान में है, इनमें से कोई नहीं बनेगा। बहुत कोशिश होगी, बहुत संभावना है कि अर्जुन मेघवाल जो लॉ मिनिस्टर है वो अर्जुन राम मेघवाल मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि मोदी और अमित शाह की पॉलिटिक्स राजस्थान में ये होगी कि 2024 के लिए उनके लिए उपयोगी कौन होगा, उनके हिंदुत्व को एजेंडा चलाने वाला कौन होगा। वो वसुंधरा पे नहीं होंगी, वो दिया कुमारी भी नहीं होंगी। तो इसलिए जो दिल्ली के अमित शाह मोदी का जो वो होगा प्राथमिकता, वो अर्जुन राम मेघवाल जैसे लोग होंगे कोई। और अगर हंग असेंबली होती है तो निर्दलीय जो है वो बड़ी भूमिका निभाएंगे। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि एक स्विंग फैक्टर है, अब वो स्विंग किस तरफ जाता है कोई बदल देगा। और क्योंकि अभी कैंडिडेट पूरे नहीं आए हैं, तो लेकिन राजस्थान में ओपिनियन सबकी बनी हुई है। तो गहलोत भी सीन से आउट नहीं है, वसुंधरा भी सीन से आउट नहीं है। वसुंधरा का सीन तब चालू होगा जब हंग असेंबली आएगी। बिल्कुल, वसुंधरा का सीन तब वहां आएगा जब हंग असेंबली होगी। लेकिन उससे पहले अशोक गहलोत क्या आउट हैं? नहीं है आउट, ये प्रशांत टंडन जी भी कह रहे हैं। और एक ही बात वहां है, एक ही फैक्टर है कि रिवाज बदलने की रीत रही है, इसीलिए हम वोट जो है इस बार इनको नहीं उनको देंगे। क्या इसमें दम है? क्या इसमें लोग जो हैं, क्योंकि अभी टाइम है, अभी दिवाली मनानी है, भाई दूज मनाना है, उसके बाद फिर 25 तारीख को देवउठनी एकादशी है, जिसके कारण 23 तारीख को चुनाव न करवा करके अब 25 तारीख को चुनाव करवा रहे हैं, मतलब 25 नवंबर को। और इतने दिनों में, यानी अभी जो खेल जिसकी शुरुआत हुई है, तमाम दोनों दलों के जो उम्मीदवार हैं उनको भी मैदान में आना है। अभी पूरे उम्मीदवार नहीं आए हैं, 200 सीटें हैं। इन 200 सीटों पर कहां क्या आता है, कौन लोग आते हैं, और जो ये मुख्यमंत्री के लिए जो ओलंपियाड की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बहुत मजेदार तथ्य यहां पर रख रहे हैं प्रशांत टंडन जी कि 7 सांसदों को उतारने के बाद भी क्या इनमें से सब अपने आप को मुख्यमंत्री पद के दावेदार मान तो रहे हैं, लेकिन जहां तक कहा यह जा रहा है कि रिवाज बदलने जा रहा है,
यानी कि कांग्रेस बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। और कांग्रेस अगर बाजी मारती हुई दिखाई देती है राजस्थान में, तो बहुत कुछ 2024 की तरफ अगर हम विश्लेषण को ले जाने की जरूरत नजर आती है। और फिर लगता है कि क्या इसी कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को चुनाव से अब बाहर धीरे धीरे करने लगे हैं। तो सवाल बहुत कुछ है। फिर से आता हूं और जरा कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं जल्दी जल्दी। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, इतनी चर्चा आप सुन लिए, अब आपका विश्लेषण। देखिए राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है राजस्थान में जो रिवाज बदलने की परंपरा है वो रिवाज बदलने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है जो प्रशांत जी कह रहे हैं वो बात सच है। दूसरी बात, प्रोफेसर रविकांत खैर इस समय पैनल में नहीं है, वो चले गए, लेकिन बाद में वो वीडियो देखेंगे। मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं, देखिए दया न खाएं। अगर इन पे दया आए तो कम से कम जो 13 महीने अन्नदाता दिल्ली के चारों तरफ बैठे थे और जिस प्रकार उनको तड़पाया गया था, उनके चेहरे याद कर लें। उनके चेहरे याद कर लें जो हमारे देश की बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया था और जिन लोगों ने अत्याचार किया था खुलेआम घूम रहे हैं। जब उनको दया आए इन लोगों पर, तो उस समय देखें कि मेरे देश के नौजवान आज बिना नौकरी के अपने परिवारों पर बोझ बन गए। आपको दया आए तो इन लोगों पे दया खाएं जिनके रसोई के खर्चे नहीं चल रहे हैं और पूंजीपतियों के 12 लाख करोड़ के ऋण माफ हो रहे हैं। तो रविकांत जी से मेरा करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसे दुष्टों पे दया न खाएं। क्योंकि देखिए देश जो है वो इस देश के जो श्रमजीवी लोग हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, इनको अधिकार है अपने जीवन यापन को। और एक चीज मैं निवेदन करना चाहता हूं मोदी जी से, अगर उन्होंने 2014 में जो कहा था 15 लाख मिलेंगे इंटरेस्ट मिला के, अगर आज अपने उस वादे को इलेक्शन के पहले पूरा कर दें तो हर आदमी को करीब 30 लाख रुपए मिलेंगे। और 30 लाख रुपए को अगर वो बैंक डिपॉजिट में भी जमा कर देगा। स्वामी जी, कहां देश को ऐसे ही 1.5 लाख करोड़ रुपए का देश के ऊपर बोझ है, कर्ज है, कहां आप और कर्ज लेने की बात कह रहे हैं? रहने दीजिए, जरूरत नहीं है। हो गया वो जुमला मान लीजिए प्लीज। नहीं, वो स्विस बैंक में जो पैसा जमा कराया अडानी जी, अरे साहब मुझे प्राइम मिनिस्टर एक दिन के लिए बना दीजिए, क्योंकि ये जो लाखों करोड़ रुपए, 12 लाख करोड़ रुपए माफ किए गए पूंजीपतियों के, और कम से कम 3-4 लाख करोड़ लेके लोग देश को छोड़ के भाग गए और विदेश में जाके बैठे हैं। तो इसलिए ये नहीं कि 15-16 लाख करोड़ जिस तरह से बड़े लोगों के माफ किए गए, अगर देश की जनता को ये 20 लाख मिल जाएं और ये इंटरेस्ट पे भी चढ़ा दें तो 15,000 रुपए महीना हर आदमी को मिलेगा। तो ये जो एक न्याय स्कीम थी जो राहुल गांधी की थी, 7,000 और 8,000 रुपए की, 6,000 की, अगर 15,000 रुपए महीना अगर वादा किया था तो सोच समझ के वादा करना चाहिए था। पनामा पेपर्स पे किसका नाम है राजीव जी? स्विस बैंक में किसका पैसा जमा है? स्विस बैंक ने नाम बता दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किस किस का पैसा जमा है। सरकार को क्या परेशानी है बताने में किसका पैसा जमा है? वो हमारा आपका पैसा जमा है, वो हमारे देश के रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले का पैसा है, छोटे दुकानदार का पैसा है। यही 100-500 जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं इनका पैसा है, जो 45-45 बेडरूम के मकान में रहते हैं, जो 10-10, 15-15 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं। और मेरे देश का जो 60% जनसंख्या है वो 5 किलो अनाज पे 15 लाख का वादा किया और 5 किलो अनाज पे खत्म कर दिया। अरे 5 किलो अनाज की कीमत होती है 150 रुपए महीना, और जीएसटी बढ़ा दिया, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, फर्टिलाइजर की बोरी कम कर दी, 150 रुपए का अनाज दिया और 600 रुपए हमारे गरीब आदमियों से वसूल लिए। तो राजीव जी दया मत खाइए, जो वादा अगर किया था तो वादा निभाना पड़ेगा, पैसा आपको देना पड़ेगा, चाहे अपने अडानी से लेके दीजिए, चाहे अंबानी जी से लेके दीजिए, लेकिन जनता से वादा किया था पैसा आपको देश के गरीब जनता को देना पड़ेगा। क्योंकि मैं अपने बच्चों को बेरोजगार नहीं देख सकता, अपनी गृहिणियों को, अपनी बहू बेटियों को रसोई के अंदर बिल्कुल संघर्ष करते हुए नहीं देख सकता। नौकरियां छूट रही हैं लोगों की, तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं। आप नोएडा चले जा रही है, 12,000 रुपए महीने तनख्वाह 6 साल पहले भी थी, आज भी 12,000 रुपए तनख्वाह है। खर्चे जो है 1.5 गुने हो गए और तनख्वाह उतनी की उतनी है। तो दया मत खाइए, अगर वादा किया था तो इन लोगों को निभाना चाहिए, वरना जनता के सामने आने से बचना चाहिए और चुनाव में किसी प्रकार का प्रचार इनको नहीं करना चाहिए। जी, मतलब अगर अब मोदी जी को अगर 2024 का चुनाव जीतना है तो 15 लाख रुपए सबके खाते में देना होगा, वरना भूल जाएं कि अब जीत मिलने वाली है, ये माना जाए प्रोफेसर अखिल? बिल्कुल बिल्कुल जी।
तो सोच लीजिए, जो बात आप कह रहे हैं बहुत यहाँ पर रिमार्केबल है कि जनता ये बात, हमारी तमाम दर्शक लिखते भी हैं कि 15 लाख रुपए हमारे भी कहाँ हैं। और सही बात है, इस झांसे में, इस जुमले में, जिसको अमित शाह जी ने कोटेड, अमित शाह जी का नाम ले रहा हूं, उन्होंने कहा था अरे वो तो चुनाव के समय जुमले होते चलते हैं। लेकिन क्या हर बार ये जुमले आप ऐसे ही उछालते रहेंगे? आज 15 लाख का, कल कुछ और जुमला, परसों कुछ और जुमला, और चुनाव जीतते जाएंगे और जनता इतनी भोली भाली प्यारी सी जनता जो है वो आपको जाके वोट देगी? एक बार, दो बार, क्या तीसरी बार भी, क्या चौथी बार भी? तो ये एक बड़ा सवाल है। क्या इसी कारण मोदी जी खुद को अभी किनारे रख रहे हैं? ये भी सवाल है। आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। देखिए राजीव जी, अब स्वामी जी ने जो शर्त लगा दी है, मुझे लगता है मोदी जी फिर तो झोला उठा के ही चल लेंगे अगर स्वामी जी की शर्तें पूरी करने की नौबत आई। तो अब ये झोला जो है वो चेक कौन करेगा वो अलग का मसला है, लेकिन स्वामी जी जो शर्त रख रहे हैं उस पर तो निश्चित तौर पे वो झोला उठा के ही चल देंगे। तो अब स्वामी जी थोड़ा दया खाएं मोदी जी के ऊपर, झोला उठा के ना जाएं, वो यहीं रहे, गुजरात में रहे कहीं जा करके, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राम प्रधान बन जाए कहीं के, अब मुख्यमंत्री उनका उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो मोदी जी भी कहीं के ग्राम प्रधान भी बन सकते हैं। दिक्कत क्या है इसमें? डेमोक्रेसी है, कुछ भी बना जा सकता है। ऐसा थोड़ी है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद ग्राम प्रधान नहीं बन सकते या साधारण आदमी बन के नहीं रह सकते। सब कुछ है, तो अब रहे वो झोला उठा के ना जाए, इतना जो है उन पर रहम किया जाए कि झोला उठा के ना जाने पाए मोदी। बहरहाल राजीव जी, देखिए राजीव जी, मसला ये है कि जो कांग्रेस की रणनीति है, मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी उसमें ट्रैप में लगातार फंसती जा रही है। अभी अमित शाह जी का बयान आया कि तेलंगाना में सरकार बनेगी बीजेपी की तो वहाँ ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरे भाई, तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं बनाएंगे? राजस्थान में क्यों नहीं बनाएंगे? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बनाएंगे? इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि इनके 10 मुख्यमंत्री हैं, उनमें से एक ओबीसी है, वो भी जाने वाले हैं। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं वो? मध्य प्रदेश के ओबीसी मुख्यमंत्री यानी शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहे हैं? जी जी, तो यानी वो जाने वाले हैं, राहुल गांधी ने ये कहा। तो अब जो जाने वाले हैं, तो जहां आना ही नहीं है तो वहां बना दो, क्या दिक्कत है? तो तेलंगाना में बनाएंगे अब ओबीसी का मुख्यमंत्री, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी का कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। अमित शाह जी ये एक तरीके से कह चुके, जिसको समझना है वो समझे, बिटवीन द लाइन्स कुल मिला के। लेकिन राहुल गांधी के ये बात कहने का असर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जबरदस्त तरीके से हुआ है राजीव जी। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अब जो राजस्थान या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या तेलंगाना की जो भी बातें हो रही आई थी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, देखिए जब भी कोई संकट आता है तो प्रधानमंत्री तो जब वो छुप जाते हैं, अमित शाह जी मैदान में आ जाते हैं। अब पहले तो चूंकि अमित शाह जी अध्यक्ष भी थे तो पोस्टर भी उनके फिर लग जाया करते थे मोदी जी की, जो उतर करके मोदी जी का हटाओ अमित शाह जी का लगाओ। लेकिन अब अमित शाह जी जो खुद मैदान में उतर जाते हैं, पोस्टर नड्डा जी के अब चलते हैं। तो नड्डा जी के पोस्टर उतरना शुरू हो गए राजस्थान से। जैसे मैंने पहले बताया था कि एक टीवी सर्वे किया और उसमें बताया कि राजस्थान में सरकार बन रही है और वहाँ बीजेपी भी दिखा रहे हैं फोटो जेपी नड्डा का, कांग्रेस भी दिखा रहे हैं अशोक गहलोत का। अरे भाई, तो अशोक गहलोत का फोटो वहाँ दिखा दो तो वहाँ जो सीपी जोशी का दिखा दो फिर, अगर ऐसा ही है तो। या फिर अपना बताओ तुम्हारा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, तुम्हारा नहीं है। तो यही चीज़ें जो है ये कुल मिलाकर मुझे लगता है कि वो मध्य प्रदेश में स्थितियाँ हैं, गंभीर स्थितियाँ भारतीय जनता पार्टी के सामने हैं। और जैसा कि राहुल गांधी ने दावा किया था लद्दाख में कि हम पांचों राज्य जीतने जा रहे हैं, अगर 5 राज्य जीत जाते, मैं कहता हूँ 3 भी जीत जाते हैं, 4 भी जीत जाते हैं, तो भी भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव के लिए एकदम उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और राज्य की जो सूचनाएं हैं और यहाँ बैठने के जो हम लोग समझ सकते हैं, मुझे लगता है कि जनता अब चाहती है कि इस सरकार का पैकअप हो, चूंकि सरकार ने जनता को दुख बहुत ज़्यादा दिए हैं और जनता की अब दुख सहने की शक्ति जो है वो अब क्षीण होती जा रही है, वो दुख सहने की क्षमता जो समाप्त होती जा रही है। देखिए राजीव जी, एक तार होता है और आप उस पर दबाव देते हैं तो वो खिंचता है, लेकिन वो खींचने की भी एक सीमा होती है और सीमा के बाद वो तार टूट जाता है। तो जनता की स्थिति जो है वो खींचने की बजाय टूटने के कगार पर पहुंच गई है। तो जनता की कमर टूटे इससे पहले जनता चाहेगी कि कमर तोड़ने वाला जो व्यक्ति है तो जनता को सारे दुख दे रहा है और उसके मित्र जो है वो तमाम तरीके के फायदे उठा रहे हैं, तो उसको ही बदल दिया जाए बजाय इसके कि जो है अपनी दुख आगे बढ़ाया जाए। तो मुझको ऐसा लगता है कि देश जितना समझदार है और किसी भी तरीके से वो अपने दुखों का भंडार जो है वो 2024 से आगे लेके नहीं जाएगी और 2024 से पहले जो है 2023 में ही उसकी भूमिका तैयार करेगी, ताकि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से एक तरीके से इसको प्रेरणा स्रोत बना के बाकी देश भी जो है वो 2024 में इस भारतीय जनता पार्टी का पैकअप करने का काम करेगा। जी जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और एक जानकारी
क्योंकि अभी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कह रहे थे कि जो पैसे उधर हैं उनसे लेकर के और मोदी जी दे दें, 15-15 लाख रुपए आ जाएं हम सबके खाते में। लेकिन आज इंडियन एक्सप्रेस ने अपने फ्रंट पेज पर लीड खबर एक लगाई है। उस लीड खबर को शायद आप लोगों ने देखा होगा, आप सुधीजनों ने, और उस लीड खबर में ये है कि भारत के चारों तरफ लगभग 5,500 किलोमीटर में जो पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, उनमें से हर 500 किलोमीटर पर जो बंदरगाह है, वो हर 500 किलोमीटर वाला बंदरगाह आज की तारीख में अडानी का है। और भारत के जितने भी सरकारी बंदरगाहों से जो भी जाता था उसमें से मैक्सिमम काम अब अडानी को दे दिया गया है। तो जो आप कह रहे थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, वो पैसे उधर से आ सकते हैं, अगर चाहें तो 15 लाख रुपए वहां से मिल सकता है, जो कर्ज की बात मैं कह रहा था। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि मोदी जी को और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अडानी साहब से पैसे ले करके हम लोगों को 15-15 लाख रुपए जरूर दे सकते हैं अपने खाते में। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक बार राहुल लाल जी के पास आना चाहता हूं। राहुल जी, उस समय राहुल गांधी की बात कर रहे थे, लेकिन बीच में प्रशांत टंडन जी जुड़ गए थे, तो उनसे उनकी बात सुनना थोड़ा आप लोगों के बीच, क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम था। राहुल लाल जी, प्लीज अपनी बात को, उस समय की बात को थोड़ा आगे बढ़ाइए, और अभी तक बहुत सारी चर्चा हम कर चुके हैं, इसमें कुछ जोड़ना हो तो उसको भी जोड़िए प्लीज। देखिए, एक चीज तो राजस्थान को लेके जो फ्लोटिंग वोटर की बात हो रही है कि फ्लोटिंग वोटर कहां पे जाएगा। देखिए, राजस्थान में जो इस बार का बजट बना, मैं राजस्थान के 3 महीने पहले की स्टोरी बता दे रहा हूं आपको कि एक ऐसा परिवार, स्थान उदयपुर, बिल्कुल जो है कि एक परिवार जो कि आरएसएस का कट्टर समर्थक, और उसमें आरएसएस के व्यक्ति ने खुल के स्वीकार किया कि हाँ, हमारे मुख्यमंत्री इसमें जो अशोक गहलोत है वो देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम वो कर्मचारियों को मिलना चाहिए, क्योंकि उनके घर में अधिकांश लोग ओपीएस का लाभ लेने वाले लोग हैं। दूसरी चीज कि महंगाई राहत कैंप, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि महंगाई राहत कैंप जमीन पे बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। तो आप सोच के देखिए कि एक व्यक्ति जो कि आरएसएस का बिल्कुल कट्टर समर्थक हो, उसी में अपनी जीवन बिताई हो, वो ये ऑफ द रिकॉर्ड मानने के लिए तैयार है कि अशोक गहलोत की स्थिति कैसी है। यानी उनका महंगाई राहत कैंप का पूरा जो मामला है, आप सोचिए जो उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में जो उन्होंने प्रयोग किए हैं, 25 लाख तक के बीमा का जो पूरा मामला है, उसका कोई जवाब नहीं है एक तरह से इन सब मामलों का। तो डिलीवरी के स्तर पे भी अगर कह लें उसमें, तो ये बड़ी स्थिति है। वहां पे कहीं न कहीं उन्होंने फ्लोटिंग वाटर्स को प्रभावित करने का पूरा मामला आज से कई महीना पहले ही मुझे दिख रहा है जमीन के ऊपर। तो उसके बाद से परिस्थितियां और काफी कुछ जो है वो कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए नजर आ रही हैं। तो इसलिए राजस्थान में भी एक तरह से कांग्रेस मजबूत स्थिति में, अगर आज तक के संदर्भ में मैं कहूं तो कांग्रेस एक मजबूत जगह पे खड़ी है वहां पे। तो अब थोड़ा सा मैं एक पूरे विस्तृत संदर्भ में कह दूं कि जो अभी जो जमीन पे आप जाइए, ग्राउंड पे जाइए, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे यहाँ पे, कि राहुल गांधी ने जिस मुखरता के साथ अडानी के प्रकरण को उठाया है, ये इस 5 विधानसभा चुनाव में भी वो जमीन पे है। जो अभी यहाँ पे स्वामी साहब ने भी जिस सवाल को उठाया कि भाई 15-15 लाख आ सकते हैं, बिल्कुल ये मुद्दे हैं कि आखिर कहां गए वो 20,000 करोड़ का मामला उन्होंने जिस तरह से उठाया, वो मामला भी जनता के बीच में है। प्लस जो अभी इंडोनेशिया का मामला उठाया गया कि हमारे बिजली बिल इतने महंगे हैं, क्योंकि किसानों के लिए, तमाम दूसरे लोगों के लिए महंगाई पहले से इतनी ज्यादा है, लोग सामान्य बिजली का भी प्रयोग कर रहे हैं और उसके लिए उनको हाईयर रेट चुकाना पड़ रहा है। तो महंगाई जो बहुत 10 दिशा से आ रही है, उस 10 दिशाओं के गहन रिसर्च में कहीं न कहीं जो पर्दे के पीछे से जो अडानी जी का नाम आ जा रहा है, और अडानी और मोदी जी के संबंध क्या है, ये सारे मामले इस चुनाव के पृष्ठभूमि में हैं। और हताशा, निराशा के कारण प्रधानमंत्री जिस तरह से अपने एजेंसी ईडी का प्रयोग कर रहा है, विशेषकर मैं राजस्थान के संदर्भ में कह रहा हूं कि जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा के घर में वहां पे छापेमारी चल रही है, अशोक गहलोत के बेटे को पूछताछ के लिए बुलाने वाला, तो जो राजस्थान में एन वक्त पे जो ईडी का प्रयोग हो रहा है, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि केवल इस ईडी के प्रयोग से कम 5-10 सीट तो और आप जोड़ लीजिए। यानी जो इस कैपेसिटी में कांग्रेस को सीटें आनी थी, केवल इस ईडी के इस चुनावी समय में, क्योंकि चुनाव के समय में आप प्रयोग कर रहे हैं ईडी का, जनता बिल्कुल अच्छे से समझ जा रही है कि आज के समय में ईडी का किसी के घर में जाने का मतलब है कि आपको भारत रत्न मिल गया, आपको पद्म विभूषण मिल गया, आपको पद्मश्री मिल गया। तो जनता उसको नेगेटिव रूप में नहीं देख रही है। बीजेपी भले उसको जिस रूप में भी प्रयोग करे, छवि खराब करने के रूप में प्रयोग करे, लेकिन जनता उसको उलट के दूसरे स्वरूप के रूप में देख रही है। तो यहां पे मैं मानूंगा कि जो 5 विधानसभा चुनाव है, वहां पे मोदी जी नहीं जा रहे, अपनी छवि को बचाने के प्रयास में जा रहे हैं। लेकिन अंततः जो पूरा डबल इंजन का कॉन्सेप्ट था और मोदी जी का चुनाव जिताने वाला जो चेहरा था, अगर वो कॉन्सेप्ट अगर टूट रहा है, तो फिर 2024 में मोदी जी अपने नाम पे कैसे चुनाव लड़ सकेंगे? तब तो उनको भारतीय जनता पार्टी में क्या देना पड़ेगा उन्हें कि आप कृपया हमारे उत्तराधिकारी का चयन कर लीजिए। जब अगर इन 5 विधानसभा चुनाव में अगर उनके नाम पे वोट नहीं पड़ेंगे,
तो फिर लोकसभा चुनाव में उनके नाम पे वोट कैसे पड़ जाएंगे? और बीजेपी के तमाम लोग, देखिए ऑफ द रिकॉर्ड सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं कि 3 राज्यों में उनकी हार होने जा रही है। वो लोग तर्क दे रहे हैं। देखिए जब डिबेट में भी जाइए आप, तो हम लोग जाते हैं तो उनके प्रवक्ता तर्क देते हैं कि 2018 में भी तो हम लोग मध्य प्रदेश हार गए थे, हम लोग राजस्थान हार गए थे, छत्तीसगढ़ हार गए थे, फिर भी 2024 में जो है कि सरकार बनी थी। तो अगर इन 3 राज्यों में हार भी जाते हैं तो भी 2024 में बन जाएगी सरकार। तो सोच के देखिए कि जब वो ये तर्क देते हैं तो ऑटोमेटिक कहीं न कहीं वो इन 3 बड़े राज्यों में हार को खुद ही अपने मौखिक तौर पर स्वीकार करते हुए नजर आते हैं। तो ये जो परिस्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी, जिनसे कि अब लोग डिलीवरी, उनसे अब उम्मीद ये नहीं कर रहा है कि राम मंदिर की तिथि को घोषित कर दीजिए। आप देखिए कितने मजे से 22 जनवरी के पूरे कार्यक्रम को कितना महिमा मंडित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जनता उसमें कोई रुचि नहीं ले रही है। जनता का पूरा ध्यान ये है कि आप कुछ ना कुछ तो उपलब्धि बताइए। अभी इस समय बेरोजगारों का जो फौज है वो बिल्कुल, मैं अभी स्वामी जी कह रहे थे कि भाई 12,000 6 साल पहले मिल रहा था। मैं बता दूं कि वो 12,000 का वेतन भी नोएडा के क्षेत्र में नहीं मिल रहा है। वो 7-8 हजार पे लोग जो है कि वो शोषण के शिकार बनाए जा रहे हैं। कंपनियों में सीधे सीधे जो जिनको भारी भरकम वेतनमान मिल रहे थे उनको भी नोटिस दे दिया जा रहा है कि आपका वेतन आधा किया जा रहा है, आपको काम करना है तो कीजिए, नहीं तो फिर चलते बनिए आप। तो एक तरह से हर तरफ शोषण का मंच बना हुआ है। बाहर बेरोजगारों की फौज है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको डर है कि पता नहीं उनका वेतन कब घटा दिया जाएगा और उनको कब वो छटनी के शिकार हो जाएंगे। तो हर कोई एक असुरक्षा की स्थिति में है। और ये पूरा मामला अगर आप जाइए तो लोग अब खुलेआम स्वीकार करते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी गंभीर मामला बन रहा है। जो बेरोजगारी जिस स्तर पे है, महंगाई जिस स्तर पे है, इससे कहीं न कहीं जो पुरानी जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी, चोरी डकैती, इस प्रकार की समस्याओं के गिनती में वृद्धि हो रही है। तो लोगों को लग रहा है कि अगर अब यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया गया इस पूरे मामले पे, तो फिर सबों का जीना दुभर हो जाएगा इस समाज में। तो आप सोचिए ऐसे स्थिति में मोदी जी अपना प्रचार कैसे करने के लिए जाएंगे? तो यही कारण है जो आपका हेडिंग है कि चुनाव प्रचार से मोदी जी की दूरी क्यों है। तो चुनाव प्रचार से उनकी दूरी इसलिए है कि जनता उनसे परिणाम चाहती थी और उनके जो बड़े निर्णय, मास्टर स्ट्रोक वाले निर्णय हुए हैं, वही अब मोदी जी को चुनाव प्रचार करने के लिए, रोकने के लिए बाध्य कर रहे हैं। जी, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं और आने वाले समय में हम और इस पर जब चर्चा करेंगे और देखेंगे कि मोदी जी किन किन राज्यों में पहुंचे, कितनी सभाएं उन्होंने की। अभी तक हम चर्चा करते थे कि देखिए चुनाव अभी आया नहीं, लेकिन चुनावी राज्यों में मोदी जी लगातार जा रहे हैं। मगर अब आज हम चर्चा कर रहे हैं कि चुनावी राज्यों से खुद को क्यों दूर रख रहे हैं मोदी जी, और इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और ये परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन है जो मोदी जी पीएमओ को समय कम देते हैं और बाकी चीज़ों में, चुनावी प्रचार मंचों पे ज़्यादा दिखाई देते हैं और हरी झंडी दिखाने में ज़्यादा वो बिजी दिखाई देते हैं, वो आखिर इन प्रचार जनसभाओं से दूर क्यों हैं? ये एक बड़ा सवाल तो है ही। और इसलिए इस पर चर्चा इसलिए भी लाजमी है क्योंकि सामने 2024 का चुनाव है। क्या 2024 के चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं या कुछ और है? क्या आरएसएस का मुखपत्र जो उस समय कर्नाटक के चुनाव के बाद लिखा था वो सही है? उसके कारण अब क्योंकि वहां साफ साफ था कि मोदी जी का चेहरा अब काम नहीं आ रहा है। ये है। जरा एक बार फिर से आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास, फिर क्लोजिंग कमेंट के लिए आऊंगा प्रमोद अग्रवाल जी आपके पास। और आपकी पहली जब आप बात रख रहे थे तो आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, उसको भी सुनेंगे। लेकिन प्रेम कुमार जी, आपको क्या लगता है? आप बहुत शानदार विश्लेषण कर रहे थे पहले अपने हिस्से में, और उसमें आपने चारों राज्यों का, चारों नहीं बल्कि 5 राज्यों का विश्लेषण किया था। अब जरा आपसे समझूं कि यहां से 2024 को कैसे देखते हैं आप। और सबसे बड़ी बात कि अगर चलिए मान लिया कि इन 4-5 राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है, तब फिर 2024 के प्रदर्शन को जरा उस पर से भी पर्दा हटाइए। कहता हूं कि एक तरफ मिस्टर इंडिया है, बोलने की मुझे जरूरत नहीं है कि मिस्टर इंडिया आज किसको कहा जा सकता है, और दूसरे तरफ मोगैम्बो है। मोगैम्बो के बारे में भी मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप प्रतीकों में समझ सकते हैं। मिस्टर इंडिया और मोगैम्बो एक है कि जनता को साथ लेकर के परिदृश्य को बदलना चाहता है, और एक है कि जनता पर जुल्म सितम मजबूत करता जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जनता के लिए लड़ाई बन गई है 2024 की लड़ाई। और उससे पहले ये जो 5 राज्यों का चुनाव है, इसको हम बहुत लोग सेमीफाइनल बोलते हैं, लेकिन मुझे सेमीफाइनल शब्द बोलने में परहेज इसलिए होता है कि सेमीफाइनल तो राजनीति में होता ही नहीं है भाई। फाइनल तो दोनों खेलेंगे ही। इसमें 2024 तो हर पक्ष लड़ेगा,
तो ऐसा है नहीं कि इस चुनाव नतीजे से कोई ऐसा पक्ष हो जो 2024 में चुनाव न लड़े, लेकिन ये चुनाव इस रूप में जरूर है कि इसमें ये पता चल जाएगा कि जनता के मन मानस में जो पिछले कुछ समय से लगातार चीजें बिठाई जा रही थी एक तरफा, उसके प्रति उनकी प्रतिक्रिया क्या है ये पता चलेगा, और इसीलिए इसका महत्व है। जैसे मध्य प्रदेश जो उदाहरण है जिसका मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जहां सरकार गलत तरीके से बनाई गई, कांग्रेस से छीन कर ये सरकार बनाई गई। तो अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारती है, और मान लीजिए हम तो कह रहे हैं कि निश्चित हारती है, तो इसके मतलब क्या होंगे? इसके मतलब सीधे तौर पर यही होंगे कि आप इस तरह की पॉलिटिक्स हमें मंजूर नहीं है, और जब गलत तरीके की पॉलिटिक्स मंजूर नहीं है तो जनता ने अब ये फैसला देना शुरू कर दिया है कर्नाटक में भ्रष्टाचार के खिलाफ या इस तरह की सरकार गिराने की कोशिशों के खिलाफ, और आपको महाराष्ट्र में भी जो भी चुनाव होंगे आपको दिखेगा कि जनता को सरकार गलत तरीके से बनाना मंजूर नहीं है, तो उस पॉलिटिक्स को जवाब मिलेगा। जनता के पास वक्त आया नहीं जवाब देने का, अब जहां जहां जवाब देने का समय आया है जनता जवाब दे रही है। तो एक पॉलिटिक्स जो नफरत की सियासत पर आधारित रही, मणिपुर जैसे हालात जिस पॉलिटिक्स ने पैदा किए, जिस पॉलिटिक्स ने किसानों को देशद्रोही बना दिया, जिस पॉलिटिक्स ने विपक्ष को पाकिस्तानी चाइना परस्त और देश विरोधी बना दिया, इस तरह की पॉलिटिक्स के खिलाफ प्रतिक्रिया का वक्त कब है? ये 5 राज्य के चुनाव भी नहीं है, वो वक्त तो 2024 ही है, लेकिन उस तरह की पॉलिटिक्स का जवाब देने के लिए एक ओकेजन है जहां पर कि ये प्रतिक्रिया दी जा सकती है। राजस्थान में दिखेगा किसानों के साथ जो कुछ भी हुआ, जाट लोग नाराज हैं, नूह में जो हिंसा हुई, उन सब की प्रतिक्रिया राजस्थान में दिखेगी। मीडिया क्या कहता है वो अलग बात है। आज भी 1-2 लोग बीजेपी में गए हैं राजस्थान में, तो मीडिया में है कि सचिन पायलट के समर्थक हैं, वो चले गए, अब बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कांग्रेस को। ये उतार चढ़ाव चलेगा। कुछ दिन पहले तो कांग्रेस में भी आए थे बहुत सारे नेता प्रियंका गांधी के सामने में बीजेपी में से छोड़ करके। तो ये चुनाव में कुछ होते हैं, लेकिन इससे परसेप्शन नहीं होगा, इससे जनता का मूड पता नहीं चलता है। जनता का मूड दिखेगा चुनाव नतीजे में, और हमें पूरा यकीन है कि जो बीजेपी की दुश्मन स्वयं बीजेपी है, उनके कारनामे हैं, अलोकतांत्रिक उसका चरित्र है जो लगातार मजबूत हुआ है, जो वो अलोकतांत्रिक सिर्फ देश की जनता के लिए ही नहीं, अपनी पार्टी के लिए भी लोग अलोकतांत्रिक साबित हुए हैं। अपनी पार्टी के नेताओं को बेचैन, आप उमा भारती जी से पूछ लीजिए ना जाकर के कि क्या माहौल है। उमा भारती जी बताइए पूरा जीवन गुजर गया। राम मंदिर आंदोलन में उन्होंने कितना समय दिया, आज राम मंदिर आंदोलन में उनकी भूमिका देखी जा रही है, न मध्य प्रदेश के चुनाव में भूमिका देखी जा रही है, न कभी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देखी गई थी कुछ समय पहले तक। तो ये सिलसिला उमा भारती +70 वाली भी नहीं है कि उनको मार्गदर्शक में डाल दिया जाए। तो क्या हो, ये जो प्रश्न है, तो हम कुल मिलाकर के ये देख रहे हैं कि बीजेपी का जो पॉलिटिक्स है वो जन विरोधी साबित हुई है। जनता ने उसको पकड़ा है, उसको समझा है। स्वयं आरएसएस और बीजेपी के लोग भी देख रहे हैं कि ये तो हमारे भी अगेंस्ट में जाता है। महंगाई किसको नहीं खा रही है, अडानी को मदद करना, अडानी को भी गलत तरीके से जनता की कीमत पर इनवॉइस बढ़ा करके बिजली के दाम बढ़वाना, ये तो जन विरोधी हरकत है। इसको कोई जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहता है, चाहे वो बीजेपी में हो चाहे कहीं और हो, भाई हम तो अपने आप को राष्ट्रवादी नहीं कहते, हम बार बार कहते हैं राष्ट्रवादी होंगे तो हम भी जाके एक तरह इजराइल के साथ खड़े होंगे कि या फिलिस्तीन के साथ खड़े होंगे। हमें राष्ट्रवादी नहीं होना है, हमें मानवतावादी होना है। तो हम और जाहिर है मानवतावादी होंगे तो हम वसुधैव कुटुंबकम की भी आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वास्तव में हमारी तासीर यही होनी चाहिए ना राजनीति में भी, कि लोक कल्याणकारी हम राजनीति करें, और उसी लोक कल्याणकारी राजनीति के तहत वो 15 लाख की बात आ रही है, या जो कि जुमला साबित हुआ, या फिर
वो न्याय की बात आ रही, या अशोक गहलोत ने जो हर महिला परिवार के लिए 12,000 रुपए देने की घोषणा की, 10,000 है, ये मैं अमाउंट बोल रहा हूँ, जो घोषणा की है वो है। तो ये लोक कल्याणकारी को रेवड़ी बोल करके अपमान किया जा रहा है। ये इसका भी जवाब मिलेगा कि लोक कल्याणकारी कार्य जो सरकार की जवाबदेही होती है वो रेवड़ी नहीं है, इसका भी जवाब मिलेगा। ये मुझे मोटे तौर पर ये अभी के लिए ये विश्लेषण मुझे लगता है 5 राज्य के चुनाव के मद्देनजर। जी, 5 राज्यों के चुनाव के मद्देनज़र हम यहाँ विश्लेषण कर रहे हैं, अपनी चर्चा कर रहे हैं और चर्चा आप समापन की ओर बढ़ा रहे हैं। और उसमें हम जानने की, समझने की कोशिश ये करते रहे पिछले 1.5 घंटे से कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनावी यात्राओं से, यानी कि चुनाव में जो जनसभाएं करनी चाहिए थी ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें उनकी भागीदारी कम क्यों हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि क्या यहाँ राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने या उनकी पार्टी ने कोई बड़ा खेल कर दिया है जिसके कारण बीजेपी को अपने पांव पीछे खींचने पड़ रहे हैं। इस पर चर्चा हम पिछले 1.5 घंटे से कर रहे हैं। तमाम हमारे वरिष्ठ साथी यहां चर्चा में भाग ले रहे हैं। आखिरी कमेंट के लिए प्रमोद अग्रवाल जी आपके पास आना चाहता हूं। दीपक जी कुछ जोड़ना चाहते हैं आप? जी दीपक मैं जी। केवल एक तथ्य आपने जो अदानी के एयरपोर्ट, इसके बंदरगाहों के बारे में बताया, तो पिछले 10 सालों में जो उनकी भागीदारी 10% थी अदानी की, वो बढ़ के 24% हो गई है। 24% हो गई कुल कुल यातायात की। और जो कार्गो की जो ये है, मतलब विदेश में जो माल भेजा जाता है, उसका जो प्रतिशत है वो 54% आज जो है वो अकेला अदानी जो है वो कंट्रोल कर रहा है देश के कार्गो का, बंदरगाहों से। बस इतना मैं जोड़ना चाहता था अपने दर्शकों के। बिल्कुल इम्पोर्टेंट पहलू है। और अदानी के मसले पर आज का ये पूरा का पूरा जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो पूरी इंडियन एक्सप्रेस में है, और महुआ मोइत्रा ने एक इंटरव्यू दिया है और उसको लेकर के महुआ मोइत्रा ने भी एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम अदानी साहब पे लगाया है। इन दोनों मसलों को लेकर के हमारी राय आज का वीडियो मेरा ज़रूर देखिए, और उसमें कैसे पोल खुल रही है अदानी साहब की, उसका जिक्र मैं किया हूं। 10 मिनट का वीडियो है, जरूर देखिएगा। खैर, आना चाहता हूं प्रमोद अग्रवाल जी आपके पास, और चर्चा वही आखिरी कमेंट कि क्या यहां पांव खींचने पड़ रहे हैं मोदी जी को, पीछे कांग्रेस ने खेल कर दिया, इसलिए कि मोदी जी की जो गारंटी थी, मोदी गारंटी जिसको वो कहते थे, चुनाव को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कहकर गए थे, वो गारंटी चुनाव बाद जुमला हो जाती है। और कांग्रेस जो गारंटी दे रही है हर चुनाव के पहले, वो राज्य में पहली कैबिनेट में ही पूरी हो जाती है। इसलिए मोदी जी इस भय से नहीं जा रहे हैं कि उनका भ्रष्टाचार का गारंटी का जो सवाल करते हैं लोग कि फिर भाई अजीत पवार आपके साथ क्यों है। अगर वो वंचितों की बात करते हैं तो वो ये पूछते हैं कि भाई मध्य प्रदेश में आदिवासी पर पेशाब क्यों की गई थी। और जब वो मॉब लिंचिंग की बात करते हैं मुसलमान की, तो सबका साथ और सबका विकास कहाँ चला जाता है। इन सब बातों का जब सोशल मीडिया पर लोग जवाब पूछते हैं तो इसका जवाब होता नहीं है। और जवाब क्या होता है, फिर अमित शाह आगे आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये सब तो चुनावी जुमला था। इस जुमले का जवाब पूछने लगी है जनता, इसलिए मोदी जी सामने नहीं आ रहे हैं। उनको मालूम पड़ गया है कि एक अकेला जो सब पर भारी था वो अब अपनी पार्टी पर ही भारी पड़ने लगा है, और इतना भारी हो गया है कि उनका मात्र संगठन जो है वो भी मानता है कि अब इस टेरे में वो पानी नहीं रहा जो हमको नदिया के पार उतार दे। राजीव जी।